Hello students, welcome to the today's session. Myself अर्जुन गुप्ता सर और आज के सेशन में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन. ओके, सो सबसे पहले सम फंडामेंटल डेफिनेशंस. हमारा पैटर्न यही रहेगा. क्विकली हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की कुछ जो बेसिक प्रॉपर्टीज़, जो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो रिवाइज करेंगे और फिर बेस्ड ऑन दैट हम क्वेश्चंस के थ्रू इसको रिवीजन करेंगे. और आप जानते ही हैं ये कैलकुलस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से है. काफ़ी क्वेश्चंस इसमें जो है मेंस में पूछे जाते हैं और बेस्ड ऑन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एरिया अंडर द कर्व भी जो है उसमें हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का काफ़ी मेजर पार्ट जो है यूज़ करते भी हैं. सो लेट अस सी व्हाट इज द फंडामेंटल डेफिनेशन. Let fx be a continuous function which is defined on an interval a to b, right? तो अगर बेसिकली इट्स अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, आप जानते ही हैं. तो अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रल जो था इंडेफिनिट इंटीग्रल दैट इज कैपिटल टाइम्स एफ एक्स प्लस सी, तो अगर हम उसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट ए और बी डाल के इंटीग्रेट करते हैं तो दैट वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन विल कम आउट टू बी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, राइट? ओके, एंड देन नाउ बेसिकली डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन जो है वो तो एक फंक्शन होता है, फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है. पर जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, राइट. बाकी सब बेसिक सी चीज़ें हैं, हमें जानते ही हैं कि भाई हम इनिशियली जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें जो आपने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के थ्रू टेक्निक सीखी है इंटीग्रेट करने की, हम उसी के थ्रू पहले फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे और लास्ट में हम वैल्यू निकाल लेंगे, अपर लिमिट रख देंगे इंटीग्रल के अंदर माइनस लोअर लिमिट रख के फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे. तो क्विकली हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 to 1. वैसे इसमें काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं. अगर आप प्रॉपर्टी से कंफर्टेबल हैं, हम प्रॉपर्टीज़ भी इनिशियली चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, बिना प्रॉपर्टी के चाहें तो हम नॉर्मल इंडेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करके उसके बाद लिमिट्स डाल के भी सॉल्व कर सकते हैं. वैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज़. जितनी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं पहले, तो हमें पहले सिंप्लीफिकेशन कर लेना चाहिए इंटीग्रल का और देन फाइनली इंटीग्रेशन करना चाहिए. सो हमें जैसे इस फंक्शन का इंटीग्रेशन जो है सॉल्व करना है. तो आप इसमें देखें, यहाँ पर आपको x दिख रहा है, यहाँ पर x स्क्वायर और x की पावर 4 जो है कॉट इनवर्स के अंदर हमें दिख रहा है. तो सबसे पहले मुझे ये फील आ रही कि क्यों ना मैं x स्क्वायर को t मान लेता हूँ ताकि उसका डेरिवेटिव 2x dx dt में कन्वर्ट हो जाएगा. यहाँ पर भी पावर्स कम हो जाएंगी और ये जो बाहर x है वो भी थोड़ा सा जो है रिमूव होकर सिंप्लीफाइड हो जाएगा, ये जो इंटीग्रेशन हमें करना है. तो लेट अस फर्स्ट पुट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू t, दैट इज 2x dx विल बिकम dt. नाउ बिकॉज ऑफ दिस इंटीग्रल लिमिट्स विल ऑल्सो चेंज. ये जो लोअर और अपर लिमिट है वो जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं dx, मतलब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x की वैल्यूज थी. तो व्हेन x इज 0 t इज 0 एंड x इज 1 t इज ऑल्सो 1. तो लिमिट्स रहेंगी 0 से 1 ही. x dx विल बिकम 1/2 टाइम्स ऑफ dt and this becomes cot inverse of 1 minus t square plus t raised to the power 4, right? Now what you can do is you can convert this integral in the form of tan inverse, and you know that cot inverse x is tan inverse 1 by x, so it is 1 upon if you take this will become t plus t square, sorry my mistake, t plus t square ये बन जाएगा. अगर मैं इसमें से बेटा माइनस ऑफ टी कॉमन ले लेता हूँ, सो दिस विल बिकम 1 माइनस टी, करेक्ट, डी टी फ्रॉम 0 to 1, राइट. नाउ व्हाट यू कैन सी, अगर इन दोनों का आप सम करेंगे टी और 1 माइनस टी का तो ऊपर 1 ही मिलेगा. तो हम इसको 0 to 1 tan इनवर्स टी प्लस 1 माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी इंटू 1 माइनस टी, इस फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस कर लेते हैं, राइट. नाउ ये क्या लिखा हुआ है बेटा फॉर्मूला, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, दैट इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y. सो दिस बिकम्स इंटीग्रल 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ t प्लस 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस t. दोनों का इंटीग्रल हमें dt के रिस्पेक्ट, मतलब t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल हमें इसका करना है, राइट. अब देखिए tan इनवर्स टी का इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा बेटा, बाई पार्ट्स यूज़ करना पड़ेगा. हम इसे 1 into करके लिखेंगे और इसका इंटीग्रेशन उस हिसाब से फिर हम करेंगे, ठीक है. आगे देखते हैं, हम यहाँ तक तो पहुँच चुके हैं. 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ टी प्लस 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस टी डी टी, राइट. दिस इज व्हाट वी हैव टू सॉल्व. आप एक काम कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ 1 माइनस टी को u भी मान सकते हैं, और नहीं तो आप जानते हैं यहाँ पे t को आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 1 माइनस टी से रिप्लेस करेंगे
तो ये 0 to 1 tan इनवर्स टी डी टी में ही कन्वर्ट हो जाने वाला है, करेक्ट। तो ये दोनों सेम इंटीग्रल्स बन गए। तो बेसिकली हमें सॉल्व करना है 0 to 1 ट्वाइस ऑफ 1 इंटू tan इनवर्स टी डी टी। इंटीग्रेशन कर देते हैं, बाई पार्ट्स यूज़ करेंगे बेटा। इसका इंटीग्रेट t, ये फंक्शन एज इट इज़ दैट इज tan इनवर्स t, इसमें हम लिमिट डालेंगे 0 to 1 माइनस इंटीग्रल 0 to 1 t tan इनवर्स t का डेरिवेटिव 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, करेक्ट। सो नाउ 2 टाइम्स ऑफ, जब इसमें t को 1 रखेंगे तो 1 इंटू tan इनवर्स 1 दैट इज π/4, 0 रखने पे वैल्यू 0 हो गई, माइनस इंटीग्रल 0 to 1। अच्छा, इसके अंदर इंटीग्रेशन करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज 1 प्लस टी स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए u अगर अपन मान ले तो 2t dt विल बिकम du, राइट। सो जब t की वैल्यू 1 थी तो u विल बिकम 2, और जब t की वैल्यू 0 थी तो u विल बिकम 1। तो ये 1 से लेके 2 तक जाएगा एंड दिस विल बिकम 1/2 टाइम्स ऑफ du अपॉन u, राइट। सो 2 टाइम्स π/4 माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ log ऑफ u, जिसमें आपको लिमिट 1 से 2 तक रखनी। तो 2 टाइम्स π/4 माइनस हाफ log 2, log 1 0 होता ही है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो π/2 माइनस ln2। सो π/2 माइनस ln2 विल बी द final value of this, π/2 minus ln2, it's written in option number 4, so this will be the correct answer, ठीक है। आप देखिए हमने इसमें बेसिक इंडिकेशन जो है उसका हमने यूज़ किया है और लिमिट्स बिल्कुल लास्ट में जाके इसमें हमने सब्स्टिट्यूट करके फाइनली आंसर तक पहुँचे, ठीक है। हमारा आंसर यहाँ पे कितना है बेटा, π/2 माइनस ln2 आ रहा है। यहाँ पे आंसर एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये 1/2 का भी फैक्टर था बच्चों, यहाँ पे पूरे के बाहर ये 1/2 का भी फैक्टर चल रहा है, ये पूरे सब में चलेगा ना, यहाँ बाहर 1/2 का फैक्टर चलने वाला है। तो इसका मतलब यहाँ पर एक पूरे के बाहर 1/2 का फैक्टर चल रहा था, ये इस 2 से कैंसिलेशन आपको करना है। तो बेसिकली आपका आंसर आएगा π/4 माइनस हाफ ln2। क्या आंसर आएगा, π/4 माइनस हाफ ln2। आंसर इसका सॉरी π/4 माइनस हाफ 2 सेकेंड ऑप्शन में लिखा है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग क्वेश्चन बच्चों ज़रूर से ट्राई करते रहिएगा, साथ साथ में पॉज करिएगा वीडियो और क्वेश्चंस फटाफट से अटेम्प्ट करिएगा। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज ln 9/8। तो अगर आप डिनोमिनेटर में देखें तो यू ऑब्जर्विंग देयर आर 2 लीनियर फैक्टर्स हियर। तो अगर यहाँ 2 लीनियर फैक्टर्स हैं तो हम क्या करते हैं बच्चों, पार्शियल फ्रैक्शंस करते हैं। डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स होते हैं x प्लस अल्फा प्लस 1 और x प्लस अल्फा, इनका डिफरेंस हम ऊपर क्रिएट करते हैं। तो अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे x और अल्फा कैंसिल होके 1 ही बचेगा, यहाँ dx अपॉन x प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस 1, करेक्ट। अब अपन सेपरेट कर देते हैं इनको, तो अल्फा से अल्फा प्लस 1, तो पहले में तो x प्लस अल्फा प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम dx अपॉन x प्लस अल्फा माइनस इंटीग्रल dx अपॉन x प्लस अल्फा प्लस 1, ठीक है। So what is the integral of the first part, that is log of x plus alpha from limit alpha to alpha plus 1 minus log of x plus alpha plus 1 from the limit alpha to alpha plus 1, alpha to alpha plus 1। तो सबसे पहले हम alpha plus 1 रखेंगे x की जगह, तो this will become 2 alpha plus 1 minus log of 2 alpha माइनस, अब जब हम इसमें अल्फा प्लस 1 रखेंगे तो दिस विल बिकम लॉग ऑफ 2 अल्फा प्लस 2, और जब हम अल्फा रखेंगे तो प्लस लॉग ऑफ व्हाट, दिस विल बिकम 2 अल्फा प्लस 1। तो आप ये देख सकते हैं ये दोनों टर्म्स तो ऐड हो जाएंगी, तो दिस विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ लॉग 2 अल्फा प्लस 1 माइनस 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 है तो लॉग की प्रॉपर्टी से अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, 2 अल्फा इंटू 2 अल्फा प्लस 2। सो फाइनली दिस विल बिकम, ये 2 पावर में चला जाएगा, ये दोनों माइनस है तो बीच में डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, तो दिस विल बिकम लॉग ऑफ 2 अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 अल्फा इंटू 2 अल्फा प्लस 2, एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज log 9/8। द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू log ऑफ 9/8, करेक्ट है। तो अब अपन क्या कर सकते हैं बेटा, कंपेयर कर सकते हैं इसको दोनों साइड, और अल्फा की वैल्यू हम यहाँ से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट इज 2 अल्फा प्लस 1
का होल स्क्वायर इंटू 8 इज इक्वल्स टू 2 अल्फा इंटू 2 अल्फा प्लस 2। यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, 2 2 ज़ा 4, यहाँ से कैंसिल होके 2 बचेगा, 4 2 ज़ा 8, तो 2 टाइम्स ऑफ 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, 8 अल्फा स्क्वायर तो 7 अल्फा स्क्वायर प्लस 8 अल्फा प्लस तो 7 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। करेक्ट है, इज इक्वल्स टू एक 9 का भी फैक्टर है बच्चों यहाँ पे, 9 टाइम्स दिस, 9 टाइम्स ऑफ दिस, सो दिस गेट्स, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड, हाँ भाई, तो ये कितना हो गया 8 अल्फा स्क्वायर, तो इसको उधर ले जाते हैं तो अल्फा स्क्वायर बचेगा, 8 अल्फा तो प्लस अल्फा बचेगा और -2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल्स टू -2 और अल्फा इज इक्वल्स टू 1। वी आर गेटिंग 2 वैल्यूज ऑफ अल्फा। लेट अस चेक आवर ऑप्शंस। सो -2 इज रिटन इन द ऑप्शन, 1 इज नॉट इन द ऑप्शन, तो एक आंसर इसका करेक्ट हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। सिंपल सा इंटीग्रल है, पार्शियल फ्रैक्शंस जो हमने सीखा था, लीनियर का डिफरेंस क्रिएट किया और उसके बाद सेपरेटली इंटीग्रेट करके वैल्यूज को इक्वेट कर दिया। करेक्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 2023 में ही जेईई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन था। कितना सिंपल क्वेश्चन है देखिए आप, लिमिट्स दे रखी हैं और हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। बस हमें ध्यान क्या रखना है, इसका इंटीग्रल करते टाइम हम कुछ गड़बड़ ना कर दें। अंडर रूट ऑफ 9 - 4x² आप चाहें तो 4 कॉमन ले लीजिए, 4 अगर आप कॉमन ले लेंगे तो अंडर रूट में से 2 बनकर वो आएगा, एंड दिस विल बिकम 9/4 - x² फ्रॉम द लिमिट 3√2/4 टू 3√3/4। करेक्ट, तो ये क्या बन गया बेटा, dx अपॉन √a² - x²। सो द इंटीग्रल ऑफ दिस इज 24 हो जाएगा ये, साइन इनवर्स ऑफ x/a। साइन इनवर्स x/a मतलब कितना हो जाएगा बेटा, 2x/3, राइट, and the limits will be from 3√2/4 to 3√3/4। करेक्ट, तो 24 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ, जैसे मैं इसमें वैल्यू रखूंगा x की 3√3/4, तो दिस विल बिकम 3 2 ज़ा 6 √3, 6√3/3 into 4 minus sine inverse of 2 into 3√2/3 into 4। correct, so this 3 2 ज़ा 6, यहाँ ये आ जाएगा, तो 24 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स √3/2 माइनस 3 से 3 कैंसिल होगा, साइन इनवर्स 1/√2। now all these are special values, sin inverse √3/2 is pi/3 and this is pi/4, so pi/3 minus pi/4 is pi/12, so the value simplifies up to 2 pi। so the correct answer for this question is option number 1, which is 2 pi। सिर्फ स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, ध्यान से कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, कांस्टेंट परसेंट में गलती नहीं करनी, आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन स्टैंडर्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपने ये प्रोसेस ज़रूर सीखा होगा। इस तरह के इंटीग्रेशन का पहले इंटीग्रेशन ही करना है और फिर लिमिट्स डाल के आंसर तक पहुंचना है। सो आप वीडियो पॉज करके ज़रूर ट्राई करिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको करना है आप सॉल्व। सो द क्वेश्चन इज 16 टाइम्स इंटीग्रल 1 to 2 dx अपॉन में ही x³ into x² + 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो बेटा जब भी ये इस टाइप का इंटीग्रल आता है, इसे हम कहते हैं मैनिपुलेटिंग इंटीग्रेंड्स। मिसलेनियस टाइप के अंदर इनडेफिनेट में हम पढ़ते हैं, व्हाट विल डू, हम इस वाले ब्रैकेट से x² कॉमन ले लेंगे। तो अगर आप x² कॉमन लेंगे तो x² का स्क्वायर x⁴ बन के वो बाहर आ जाएगा, एंड दिस विल बिकम 1 + 2 अपॉन x² का होल स्क्वायर। अब अपन क्या कर सकते हैं, 1 + 2 अपॉन x² जो है उसको अगर अपन t एज्यूम कर लेते हैं, तो व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ दिस, इट विल बी -4 अपॉन x³ dx, दैट विल बिकम dt। करेक्ट, तो अब अपन रिप्लेसमेंट्स कर देते हैं सही से। 16 देखिए पहले से था, इंटीग्रल लिमिट्स ध्यान से सोचते हैं, जब अपन अपर लिमिट को 2 डालेंगे तो अपर लिमिट 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 1 + 1/2 हो जाएगा, 1 + 1/2 इज 3/2, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 3/2,
और लोअर लिमिट 1 रखेंगे तो 1 + 1 ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, करेक्ट। अच्छा, और dx अपॉन एक्स क्यूब माइनस अपॉन 4 dt में वो कन्वर्ट हो जाएगा, अपॉन में इसको अपन t मान ही चुके हैं तो ये t² हो जाएगा, एक 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बचा है। तो यहाँ से अगर आप चेक करें तो 2 अपॉन x² की वैल्यू हो गई बच्चों t - 1, तो 1 अपॉन x² जो है इसकी वैल्यू कितनी हो गई t - 1/2, तो 1 अपॉन x रेज़ टू द पावर 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी t - 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर एक t - 1/2 का होल स्क्वायर और आएगा। तो यहाँ से अगर 2 का स्क्वायर देखें तो 4 बनेगा, अपॉन में 4 4 16 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस लिमिट 3 to 3/2 t² + 1 - 2t अपॉन t² dt। अब आप क्या कर सकते हो, बंटवारा कर दो, सबसे डिवाइड कर दो, है ना, सबसे डिवाइड कर दो। सो माइनस इंटीग्रल 3 to 3/2 t² अपॉन t² तो 1 हो जाएगा, 1 + 1 अपॉन t² हो जाएगा, -2 अपॉन t हो जाएगा, और इनका इंटीग्रेशन हम कर देंगे t के रिस्पेक्ट में। तो क्या क्या आएगा बेटा, माइनस टाइम्स सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन t हो जाएगा, 1 अपॉन t² का इंटीग्रेशन -1/t हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन 2 टाइम्स ऑफ log t हो जाएगा। लिमिट्स हमारे पास हैं, लोअर लिमिट इज 3 एंड अपर लिमिट इज 3/2, करेक्ट। तो सबसे पहले 3/2 रख देते हैं, तो जब आप 3/2 रखेंगे तो दिस विल बिकम 3/2 - 2/3 -2 टाइम्स ऑफ log 3/2 माइनस, अब 3 रख देते हैं तो 3 - 1/3 -2 log 3, ठीक है बच्चों। सो 3/2 - 2/3 कितना हो जाएगा 6, तो अपन डिनोमिनेटर में इसमें एलसीएम आ जाएगा, तो 9 - 4 -2 log 3/2, करेक्ट। ये तो पहली वाली वैल्यू हो जाएगी, और माइनस ये हो जाएगा 8/3 - 2 log 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया बेटा 9 - 5/6 -2 टाइम्स log 3/2। दिस वॉज द फर्स्ट वैल्यू, 9 - 5/6 -2 log 3/2 -8/3 + 2 टाइम्स ऑफ log 3, और इसके बाहर भी पूरे के बाहर क्या है, माइनस साइन है, करेक्ट। सो 5/6 - 8/3 इन दोनों को अपन अब एसोसिएट कर लेते हैं, डिनोमिनेटर 6 आएगा, 5 - 16 हो जाएगा, और ये माइनस इन दोनों को अगर अपन एक साथ इसमें से मान लीजिए 2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो दिस विल बिकम log 3 माइनस log ऑफ 3/2, ठीक। तो बेटा ये कितना हो गया, दिस इज -16 11/6 प्लस 2 टाइम्स log m माइनस log n डिवाइड करेंगे तो ये log ऑफ 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो 11/6 -2 log 2। दिस इज द फाइनल आंसर। थोड़ा सा इसमें देखिए कैलकुलेशन रहती है लास्ट में कॉन्स्टेंट्स वगैरह के लिए, तो उसमें आपको ध्यान से इसको सिंप्लीफाई करना है। 11/6 -2 log 2 को अपन पावर में भी ले जाएं तो log 4 बन जाएगा, तो 11/6 - log 4, 11/6 - log 4 इज रिटन इन ऑप्शन नंबर 2, सो ऑप्शन 2 ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। ये देखिए 11/6 - log 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 1 to 2 e raised to the power x into x raised to the power x into 2 plus ln x dx। देखो दिखने में बहुत जो है ये अजीब तरीके का दिख रहा है, पर अगर आप यहाँ पर देखो दोनों की पावर सेम है, e raised to the power x into x raised to power x, तो क्या मैं इसको e x raised to the power x की फॉर्मेट में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। अच्छा, अगर मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है, लेट्स से ये y है, ठीक है, क्योंकि मुझे ये फील आ रहा है कहीं ये एग्जैक्ट डेरिवेटिव तो नहीं लिखा हुआ, तो अगर मैं इसको y मान के इसका डेरिवेटिव करता हूँ dy/dx विद रिस्पेक्ट टू x, कैसे करते हैं इसका डेरिवेटिव, पहले log ले लेते हैं, तो log y इज इक्वल टू x टाइम्स ऑफ log e x ये लिखा हुआ है, तो 1/y dy/dx इज इक्वल टू x का uv रूल लगाएंगे तो log ऑफ e x प्लस x इंटू ln e x का डेरिवेटिव है अपॉन e x इंटू e आएगा जो कैंसिल हो जाएगा, so that is log of ex plus 1, ठीक है क्या, दिस इज वॉट वी आर गेटिंग। और आप इसको चाहो तो log e प्लस log x लिख सकते हो, log e 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 प्लस ln x इंटू वाई, दिस इज वॉट
इट इज़ रिटन। और यहाँ पर अगर आप देखो तो बेटा e की पावर x इंटू एक्स रेज टू द पावर x, ये हमारे लिए y था और 2 प्लस ln x बन रहा है। सो बेसिकली ये जो इंटीग्रल में लिखा है 1 से 2, दिस इज अ एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स रेज टू द पावर x, और इसका इंटीग्रेशन हमें करना है x के ही रिस्पेक्ट में। तो डायरेक्टली ये जो dx है ये कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बिकम ई एक्स रेज टू द पावर x एंड लिमिट 1 से 2। तो सबसे पहले x की जगह 2 रखेंगे, तो 2e का होल स्क्वायर माइनस 2e, 2e होल स्क्वायर माइनस 2e, दैट इज 4e स्क्वायर माइनस 2e। यू कैन टेक 2e कॉमन, तो 2e माइनस 1, 2e इंटू 2e माइनस 1, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। x को सॉरी 1 रखा था ना, 1 तो e आएगा बेटा, ये e, 2e स्क्वायर माइनस e, 4e स्क्वायर माइनस e, वी कैन टेक e कॉमन, सो e इंटू 4e माइनस 1, e into 4e minus 1, e into 4e minus 1 is written in option number 1. So option 1 for this question will be the correct answer. Okay? Okay बच्चों, next question पे आते हैं. Now we have to find the value of the definite integral. ध्यान से देखिए, 0 से हाफ x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dx, और इसकी वैल्यू है k/6, तो k कितना होगा? ठीक है, तो जब भी आप देखते हैं यहाँ पर आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फैक्टर दिखता है तो हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन रखकर प्रोसीड करते हैं। एक्स को या तो साइन थीटा रखते हैं या कॉस थीटा रखते हैं। तो लेट अस स्टार्ट, लेट से हमने एक्स की जगह यहाँ पर रख दिया साइन थीटा, तो जो dx होगा वो चेंज हो जाएगा किस में? कॉस थीटा डी थीटा में। लिमिट्स भी चेंज होंगी बेटा, लोअर लिमिट यहाँ पर लिमिट एक्स की लिमिट हाफ थी, तो साइन थीटा हाफ मतलब थीटा हो गया π/6, और जब एक्स 0 था साइन थीटा 0, तो थीटा हो गया 0, राइट। एक्स स्क्वायर विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा, डी थीटा विल बिकम कॉस थीटा इंटू डी थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की बात 3/2, 2 से 2 कटेगा एंड इट विल बिकम कॉस क्यूब थीटा। एक कॉस कैंसिल होकर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 0 to π/6 tan स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं बच्चों? हम आइडेंटिटी से tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं, और हम अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो गया बच्चों? tan थीटा -1 के लिए माइनस थीटा फ्रॉम लिमिट 0 to π/6। तो जैसे ही आपने थीटा को π/6 रखा, tan π/6 इज 1/√3 माइनस π/6, 0 पे दोनों वैल्यू 0 हो जाती हैं। करेक्ट है क्या? सो दिस इज कमिंग आउट टू बी अपॉन में अगर अपन देखें तो 6√3 एलसीएम आएगा, 6 माइनस √3 पाई। करेक्ट? हाँ बेटा, अब अपन को क्या करना है? देखो डिनोमिनेटर में 6 चाहिए, तो यहाँ सिर्फ 6 को छोड़ना है, तो √3 एडजस्ट करना होगा। इसको मैं लिखूंगा 2 into 3, तो 2 into 3 में 3 का फैक्टर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 2√3 माइनस पाई अपॉन 6। अब 2√3 माइनस पाई अपॉन 6 को जब मैं इससे कंपेयर करूंगा तो मुझे k की जो वैल्यू है न्यूमरेटर में मिल जा रही है 2√3 माइनस पाई, जो कि अगर आप ऑप्शन से चेक करें तो आपको ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ दिख रहा है, दैट इज 2√3 माइनस पाई। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक बेटा अपन ने बेसिक जो क्वेश्चंस हैं वो कवर करे, कुछ पार्शियल फ्रैक्शन से, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से, है ना, कुछ बाय पार्ट से। तो उससे बेसिस पे पहले हम इंडेफिनिट इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं, और लास्ट में जाके हम जो लिमिट्स हैं वो रख देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और फिर फाइनल आंसर तक पहुँचते हैं। क्लियर? चलिए, ओके, नाउ लेट अस लुक एट वन मोर क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, इसी साल जो है जेईई मेंस में पूछा गया था, और देखिए जो पूछने का तरीका है, जिस तरह से लिखा गया है, उसी से काफ़ी जो है स्टूडेंट्स कंफ्यूज होकर इस क्वेश्चन को नहीं करते हैं। लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट प्रॉपर्ली। अल्फा एक वैल्यू है जो 0 से 1 के बीच में है, बीटा की वैल्यू हमें दे रखी है log ऑफ 1 माइनस अल्फा, और एक पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन दे रखा है Pn x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 स्टिल x की पावर n अपॉन n, जहाँ पर x जो है वो 0 से 1 के बीच में दिया हुआ है। तो हमसे इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू ऑप्शंस दिए हुए हैं किस फॉर्म में होगी वो देखना है। हमें क्या सॉल्व करना है बच्चों? 0 से अल्फा t रेज टू द पावर 50 अपॉन 1 माइनस टी। वी हैव टू सॉल्व दिस इंटीग्रल। अब देखिए बेटे, आपको ऊपर दिख रही है पावर 50 और नीचे दिख रहा है 1 माइनस टी। हम जानते हैं कि जो x रेज टू द पावर n माइनस 1 होता है, इसमें हमेशा t माइनस 1 एक फैक्टर आता ही आता है, और बाकी जो बचता है दैट इज t रेज टू द पावर 49 प्लस t रेज टू द पावर 48 से लेकर लास्ट में कांस्टेंट प्लस 1 तक जो है हम इसमें फैक्टराइज इसको कर सकते हैं। करेक्ट? तो ये वाली चीज़ हम इधर यूज़ करने वाले हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, न्यूमरेटर में एक -1 और +1 करने वाला हूँ। पहले तो आप चाहो तो एक माइनस साइन मल्टीप्लाई कर लो,
0 से अल्फा 1 माइनस टी रेज टू द पावर 50 माइनस 1, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 माइनस टी था, इसके लिए मैंने ऊपर भी 1 माइनस टी की पावर 50 जो है वो लिख लिया। अब मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ, मैं इसको लिखूंगा माइनस इंटीग्रल 0 टू अल्फा 1 माइनस टी रेज टू द पावर 50 अपॉन 1 माइनस टी का इंटीग्रल प्लस इंटीग्रल डी टी अपॉन 1 माइनस टी फ्रॉम 0 टू अल्फा। इसको मैं फैक्टराइज जो मैंने आपको बताया उस फॉर्म में लिख लेता हूँ, माइनस 0 टू अल्फा 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर से लेके बेटा जाएगा टी की पावर 49 तक डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी डी टी प्लस इसका इंटीग्रल हम कर सकते हैं लॉग मॉड 1 माइनस टी, ये माइनस साइन के साथ आएगा बच्चों क्योंकि माइनस टी था, और इसमें लिमिट आ जाएगी फ्रॉम 0 टू अल्फा। करेक्ट है, इसमें यहाँ पे 1 माइनस टी से 1 माइनस टी का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखें तो डायरेक्ट इसका हम इंटीग्रल लिख सकते हैं टर्म का, 1 का इंटीग्रेशन हो गया टी का हो गया बेटा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी क्यूब बाई 3 से लेके टी रेज टू द पावर 50 अपॉन 50 तक, जिसमें हमें लिमिट डालनी है 0 से लेकर अल्फा माइनस, इसमें अगर अपन पहले अल्फा रखेंगे तो लॉग ऑफ 1 माइनस अल्फा ये क्रिएट हो जाएगा, 0 रखने पे वैल्यू 0 आ जाएगी। करेक्ट, अब इसमें जब आप लिमिट अल्फा रखेंगे तो ये सब अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर बाई 2 की फॉर्म आएगा, 0 रखने पे सारी टर्म 0 हो जाएंगी। अगर अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्या क्वेश्चन में ये जो पावर है 50 तक जा रही है और x की जगह अल्फा आ रहा है, तो बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन लिखा है क्या ये P50 अल्फा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है P ऑफ 50 अल्फा, तो दिस बिकम्स, यहाँ मैं लिख देता हूँ, दिस टर्म बिकम्स माइनस ऑफ P50 अल्फा, करेक्ट, एंड दिस बिकम्स माइनस ऑफ, आई थिंक ये जो वैल्यू है ये बीटा की इक्वल है, तो दिस बिकम्स माइनस बीटा, सो योर फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी माइनस बीटा माइनस P रेज़ टू द पावर 50 अल्फा। क्लियर है क्या? देखिए कितना, बस ये जो बेसिक फैक्टराइजेशन है ये हमें पता रहना चाहिए। अगर ये पता है हमें तो हम +1 और -1 करके इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये थॉट अगर आ गया तो उसके आगे का जो प्रोसेस है वो उतना टफ नहीं है, बट इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, राइट। तो हमें ऐसे क्वेश्चंस की भी जो है ज़रूर से प्रैक्टिस होनी चाहिए, बेसिक फैक्टराइजेशन हमें आना चाहिए। क्लियर? ओके बच्चों, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स के ऊपर। सो अब प्रॉपर्टीज़ एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। पहले 3 बेसिक प्रॉपर्टीज़। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इट इज़ कॉल्ड द चेंज ऑफ वेरिएबल। चेंज ऑफ वेरिएबल में होता है कि अगर हम वेरिएबल x था और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं और हम x को t से रिप्लेस कर दें और t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में कोई चेंज नहीं होता। दूसरा होता है चेंज ऑफ लिमिट्स। अगर लिमिट्स को चेंज कर देते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट इंटरचेंज करते हैं तो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू साइन में चेंज हो जाती है, दैट इज -b to a fx dx, करेक्ट। एंड द थर्ड वन इज a से b, अगर हम किसी फंक्शन fx को इंटीग्रेट कर रहे हैं और c a से b के बीच में कोई भी x की वैल्यू थी तो आप उस डेफिनेट इंटीग्रल को अलग अलग इंटरवल्स में तोड़कर भी सॉल्व कर सकते हैं। आप उसे पहले a से c तक इंटीग्रेट करेंगे, फिर c से b तक इंटीग्रेट कर सकते हैं। और ये तो जब फंक्शन की डेफिनेशंस मान लीजिए बीच में चेंज हो रही है या फंक्शन a से b इंटरवल में डिसकंटिन्यूअस हो रहा है तो उस समय तो ये वाला पार्ट आपको करना ही करना पड़ेगा। जिस पॉइंट पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है उस पॉइंट पर फंक्शन को सेपरेट करते हुए, लिमिट्स को सेपरेट करते हुए अलग अलग इंटरवल्स में फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है। क्लियर? चलिए, तो हम इससे कुछ क्वेश्चंस जो है उसको आप टैकल करके देखते हैं। तो जैसे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, fx फंक्शन दिया हुआ है x+3 जब x 3 से कम है और 3x² + 1 जब x 3 से ज़्यादा है और हमें 2 से लेके 5 तक फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो हमें दिख रहा है इन द इंटरवल 2 to 5, 2 से 5 तक जो fx फंक्शन है उसकी डेफिनेशन चेंज होगी। तो हम क्या करेंगे बेटा, जिस पॉइंट पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है उस पर ब्रेक कर लेंगे। तो पहले हम 2 से स्टार्ट करके 3 तक जाएंगे और 2 से लेके 3 तक fx की जगह फंक्शन कौन आएगा, x+3 आ जाएगा। और जैसे ही हम 3 से 5 तक जाएंगे तो 3 से 5 पर फंक्शन चेंज होकर 3x² + 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर लेते हैं। इसका इंटीग्रल हो गया x²/2 + 3x, लिमिट जाएगी 2 से लेकर 3 तक। इसका इंटीग्रल हो गया x³ + x और इसमें लिमिट जाएगी 3 से लेकर 5 तक, करेक्ट। तो सबसे पहले जब अपन इसमें x को 3 रखेंगे तो इट विल बिकम 9/2 + 3 3 9,
माइनस 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2 तो 2 बचेगा, -6 प्लस यहाँ पर बेटा अपन अपर लिमिट में 5 रखेंगे तो 5 का क्यूब इज 125 प्लस 5 -3 रखेंगे तो 3 का क्यूब 27 -3. क्लियर? So this will become how much? 9 minus 8, 1. 9 by 2 plus 1, that is 11 by 2, plus this is 130 minus 30, that is 100. So this will become 211 by 2. The final answer of this will come out to be 211 by 2. सिंपल सा है. उस अभी जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी उसको समझाने के लिए जहां डेफिनेशन चेंज हो रही है उस पॉइंट पर इंटीग्रल को आपको ब्रेक करना पड़ेगा और फिर आगे फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होगा. ओके, ये देखिए 211 by 2 आंसर था. चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 12 0 to 3 mod of x square minus 3x plus 2. नाउ x square minus 3x plus 2 आप जानते हैं इसके फैक्टर्स हैं x minus 1 into x minus 2. तो नंबर लाइन पर अगर मैं इसका क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट करूं तो मैं जानता हूं कि 2 के आगे तो इस फैक्टर की वैल्यू इस पूरे एक्सप्रेशन के लिए पॉजिटिव होगी, 1 से 2 के बीच में नेगेटिव होगा और 1 से पहले ये पॉजिटिव होने वाला है. करेक्ट? तो क्योंकि यहाँ मॉडुलस लिखा हुआ है और 0 से लेकर 3 तक हम इंटीग्रेट कर रहे हैं. हम कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं बच्चों? 0 से लेकर 3 तक इंटीग्रेट कर रहे हैं. तो उस इंटरवल में बार बार इस फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होगी, कभी ये पॉजिटिव से खुलेगा या कभी ये नेगेटिव से. तो यही अपन को करना है 0 से 1 तक. क्योंकि एक्सप्रेशन पॉजिटिव है तो मॉड विल बी ओपन विद अ प्लस साइन, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx. अच्छा, फिर उसके बाद अगला 1 से 2 वैल्यू तक इंटीग्रल जब हम 1 से 2 करेंगे तो मॉड के अंदर एक्सप्रेशन नेगेटिव है तो बॉन्ड माइनस साइन से खुलेगा. तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के बाद हमने माइनस साइन लगा दिया बच्चों. और फिर वापस से 2 से हम स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक? 3 तक जाएंगे. एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, मॉड प्लस साइन से खुलेगा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx. तो देखिए अब आप ये देखिए क्वेश्चन इस तरह ब्रेक करना तो सिंपल है. अब आगे बस कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. इंटीग्रल कितना है बेटा? x क्यूब बाई 3 माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x. हर बार इंटीग्रल तो यही आएगा, बस लिमिट्स का फर्क है. 0 to 1 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x, इसमें भी लिमिट 0 to 1 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x और लिमिट इसमें भी कहाँ से कहाँ तक बच्चों? 0 से 1. अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें x की वैल्यूज रखकर और सिंप्लीफाई करना है. सॉरी, ये था 1 से 2 लिमिट, ये लिमिट 1 से 2 थी और ये लिमिट 2 से 3 थी. ठीक है, 1 रखेंगे तो सबसे पहले कितना हो जाएगा? 1/3 माइनस 3/2 प्लस 2. 0 रखने पे सब टर्म 0 हो जाएंगी. माइनस, अब हम x को सबसे पहले 2 रखेंगे तो 2 क्यूब बाई 8/3 माइनस 2 का स्क्वायर 4 तो माइनस 6 हो गया प्लस 4 हो गया. और फिर माइनस आ जाएगा कितना? 1/3 माइनस 3/2 प्लस 2. करेक्ट? अगर देखा जाए तो माइनस और माइनस प्लस तो इस वाली टर्म का एक तरीके से डबल हो जाएगा. प्लस अब जब अपन इसमें वैल्यू रखेंगे 3 का क्यूब तो ये 9 हो जाएगा. 3 का स्क्वायर 9 27/2 हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा. और माइनस 2 रखेंगे, माइनस 2 वाली तो ये कितना हो जाएगा? 8/3 माइनस 6 प्लस 4 हो जाएगा. करेक्ट? वापस से आप ये देखें माइनस के साथ आ रहा है और ये भी माइनस के साथ, इसका भी डबल हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा और एक ये वाली टर्म. तो फाइनल कैलकुलेशन मुझे पूरी उम्मीद है आप फटाफट से कर पाएंगे. और जब फाइनल कैलकुलेशन आप इसको करके सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा बेटा? 22. इंटीजर टाइप ऑफ क्वेश्चन में जो था ये पूछा गया था एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? 22. दिस वन करेक्ट? 22 विल बिकम द करेक्ट आंसर. ठीक है, पूरा कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, विल सेविंग आवर टाइम. आप इजी कैलकुलेशन है इसके आगे, सिर्फ ऐड सब्ट्रैक्ट करनी है वैल्यूज़, आंसर तक आप ज़रूर से पहुँच जाएंगे. ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर. दैट इज़ 1/3 से 3 मॉड ऑफ लॉग एक्स डी एक्स की वैल्यू इस फॉर्मेट में है. m और n को प्राइम नंबर्स बोले हुए हैं तो अपन को फाइनल उस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है. लॉग एक्स भी अपन जानते हैं, ग्राफ आप जानते ही हैं. लॉग एक्स का जो ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस को 1 x = 1 पे कट करके जाता है. मतलब 1 से पहले तक लॉग एक्स की वैल्यू नेगेटिव और 1 के बाद लॉग एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है. इंटीग्रेट हम कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं? 1/3 से 3. तो 1/3 से चलते हुए बीच में 1 आएगा तो इसका मतलब इसको भी अपन को 2 इंटरवल में ब्रेक करना पड़ेगा. पहले 1/3 से 1 तक माइनस लॉग एक्स डी एक्स आएगा बच्चों और फिर प्लस 1 से 3 तक
log x मॉड साइन जो है वो प्लस साइन से खुलने वाला है, तो 1/3 log x dx। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको log x का जो है इंटीग्रेशन आता है, बाई पार्ट से करते हैं 1 into करके, वैसे तो स्टूडेंट्स को ये याद रहना चाहिए। तो ये हो जाता है x log x माइनस x, कितना होता है इसका इंटीग्रल, x log x माइनस x, सो माइनस टाइम्स ऑफ x log x माइनस x, लोअर लिमिट 1/3 अपर लिमिट 1 प्लस x log x माइनस x, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 3, करेक्ट। तो माइनस ऑफ, सबसे पहले 1 रखेंगे तो 1 into log 1 तो 0, तो माइनस 1 माइनस 1/3 रखेंगे तो 1/3 log 1/3 माइनस माइनस प्लस 1/3 प्लस x को यहाँ 3 रखेंगे तो दिस विल बिकम 3 log 3 माइनस 3, 1 रखने पर 0 एंड माइनस माइनस प्लस 1 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी को अपन को ध्यान से सॉल्व करना है। तो -1 प्लस 1/3 माइनस 2/3 विद माइनस साइन, तो 2/3 प्लस 1/3 log 1/3 प्लस 3 log 3 माइनस 2, करेक्ट। इस फॉर्म में जो है ये हमारा फाइनल जो है वैल्यू जाती जा रही है। अच्छा, तो 2/3 माइनस 3 को अगर अपन देखें, इसको भी अपन आप चाहो तो log 3 लिख के माइनस बाहर ले सकते हैं। सो 2/3 माइनस 3 माइनस 4/3 माइनस 1/3 log 3 प्लस 3 log 3, इस फॉर्म में ये सेट होता जा रहा है। अच्छा, तो log 3 कॉमन आएगा, 3 माइनस 1/3 विल बी हाउ मच, माइनस 4/3 प्लस 8/3 log 3। क्लियर है क्या, ये इस फॉर्म में जा रहा है। पर अपन को जो है देखिए फाइनल आंसर पूरा log की फॉर्म में चाहिए, तो मतलब मैं इसको माइनस 4/3 log e भी लिख सकता हूँ प्लस 8/3 log 3 लिख सकता हूँ। आप चाहें इसमें से तो 4/3 का फैक्टर अगर कॉमन ले लेंगे तो ये 2 टाइम्स ऑफ log 3 माइनस log e की फॉर्मेट आपको दिखेगी। सो हम इसको लिख सकते हैं 4/3 टाइम्स ऑफ log 3 का होल स्क्वायर अपॉन ई। चेक करिए, लिख सकते हैं क्या 2 पावर में, और माइनस था तो ये डिवाइड हो गया। अब अगर आप कंपेयर करें यहाँ पर देखिए m/n log n²/, तो अपॉन में 3 था तो यहाँ 3² आ गया। तो जिस फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट में हमने कन्वर्ट कर लिया। देखिए इस क्वेश्चन की खूबसूरती जो है वो इस फॉर्मेट को, ये जो लिखा है इस एक्सप्रेशन को बनाने की है। ये एक्सप्रेशन हमने बना लिया, m और n को प्राइम है तो पता चल गया m की वैल्यू हमें 4 दिख रही है, n की वैल्यू हमें 3 दिख रही है। तो m² हो गया 16, n² हो गया 9, 25 माइनस 5 इज इक्वल्स टू, तो फाइनल आंसर कितना हो गया बच्चों, 20 इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है क्या, ये देखिए 20 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, तो वो जो फॉर्मेट बनाना है दैट इज अ गुड पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन। क्लियर, ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस डिनोट्स अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दे ही रखा लेस देन इक्वल टू x, और एक फंक्शन दिया है विच इज मैक्सिमम ऑफ x² एंड 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x² और 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का दोनों फंक्शंस का जो मैक्सिमम है वो fx है। तो 0 से 2 तक हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2। देखिए 0 से लेकर 2 तक हम जानते हैं कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x होगा उसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, करेक्ट है क्या, 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। अच्छा, तो हम y इज इक्वल टू x² जो है उसका ग्राफ तो जानते ही हैं, y इज इक्वल टू x² का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। अगर मैं x 0 से 1 की बात करूं, 0 से 1, x 0 से 1 में आउटपुट कितना हो गया, ये तो 0 से 1 में अभी 1 से छोटा ही था x², और इसका आउटपुट कितना हो गया, 1 हो गया। x को 1 रखने पर ये भी 1 है, x को 1 रखने पर अप्रोच करने पर ये वाली 1 की ही अप्रोच कर रही है कुछ इस तरह से, ये x इक्वल टू 1 होगा, ये 0 होगा, और एग्जैक्ट 1 होने पर ये वैल्यू 1 ही रहेगी और ये वाली वैल्यू 2 हो जाएगी, करेक्ट। अच्छा, अब ये वाली वैल्यू अगर 2 हो गई तो x² की वैल्यू जो 2 है वो बीच में कहाँ पर रहेगी बेटा, x इक्वल टू √2 पर जाके होगी। तो इसका मतलब ये जब तक 2 रहेगा, जब तक कि x एग्जैक्टली 2 नहीं हो जाता, और बीच में ये जो x की वैल्यू आएगी, दिस वैल्यू ऑफ x विल बी √2। √2 के बाद √2 से लेकर 2 तक फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो x² हो जाएगी, और उससे पहले जो मैक्सिमम है 0 से √2 तक वो 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है वो x² से हमेशा ज़्यादा है। तो जब मैं इसका इंटीग्रेट करूँगा, यही मुझे चेक करना था दोनों में से बड़ा फंक्शन कौन सा है,
तो फ्रॉम 0 टू √2, 0 से √2 तक एक्स स्क्वायर और 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स में कौन सा फंक्शन बड़ा है बेटा? 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, दिस इज अ मैक्सिमम फंक्शन। और √2 से लेकर 2 तक एक्स स्क्वायर फंक्शन इज अ ग्रेटर फंक्शन। अब 0 से √2 में आप जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू 1 पर चेंज हो जाती है, तो इसका मतलब इसको मुझे 2 पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा। एक मैं 0 से 1 में जाऊंगा, 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कितना होगा? 0, तो मतलब मुझे 1 dx इंटीग्रेट करना है। और 1 से लेकर √2 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 मुझे 2 dx इंटीग्रेट करना है। इसका इंटीग्रल मैं डायरेक्ट लिख ही लेता हूँ, x³/3 हो जाएगा, फ्रॉम √2 टू 2 लिमिट हो जाएगी। इसका इंटीग्रल हो गया x, लिमिट 1 से 0, तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी। 2 कॉमन आएगा, तो इसका लिमिट √2 - 1 इसकी वैल्यू हो जाएगी। और इसमें 8/3 माइनस 2 √2/3 इसकी वैल्यू, लिमिट हम डालेंगे तो ये आ जाएगी, करेक्ट। तो ये कितना हो गया बेटा? 1 + 2 √2 माइनस, तो 2 √2 - 1 प्लस 8/3 माइनस 2 √2/3, कुछ इस तरह से वैल्यू आ रही। तो अगर मैं इन दोनों को एक साथ क्लब कर लूँ तो दिस विल बिकम 3 2 6, 6 - 2 4 √2/3 प्लस 5/3, 4 √2/3 प्लस 5/3, तो 4 √2 प्लस 5/3 इज रिटन इन ऑप्शन नंबर 1। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 1। ओके, तो ब्रेक करना, ब्रेक जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आंसर नंबर 1 क्लियर। ओके बेटा, अब अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4, दैट इज नैनो प्रॉपर्टी। नैदर मतलब इवन और ऑड फंक्शन या नाइदर इवन और ऑड फंक्शन है, तो अपन क्या कुछ स्पेसिफिकली इसमें बात कर सकते हैं। इसमें ध्यान रखेंगे, इंटीग्रल जो होता है आपको पता ही है, हम जो डेफिनेट इंटीग्रल की बात करें वो ना सिमेट्रिक इंटरवल में है, लिमिट्स उसकी -a to a, सिमेट्रिक मतलब नेगेटिव a से पॉजिटिव a तक वो जो है फंक्शन का हम इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं। तो ये वाला जो इंटीग्रल होता है दिस इज ऑलवेज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to a fx + f of -x dx, ठीक है ना। और अगर ये फंक्शन ऑड फंक्शन है तो हम जानते हैं fx + f of -x 0 होता है, तो अगर ऑड फंक्शन होगा तो इंटीग्रल की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। अगर इवन फंक्शन होगा तो आप इसे 2 × 0 to a fx dx लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो -a से a फंक्शन को हम इंटीग्रल जो है उसका 0 to a fx + f of -x dx में चेंज करके इंटीग्रेट करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इस पे फटाफट से अब एग्जांपल देखते हैं, आप ट्राई करिए। -1 to 1 e⁻x + e⁻x upon 1 + e⁻x, क्लियर। सबसे पहले अगर ये fx फंक्शन है और मैं आपसे f of -x फंक्शन पूछूं तो f of -x कितना होगा बेटा? e⁻x + e⁻x upon 1 + e⁻x। तो अगर देखा जाए तो ये जो fx फंक्शन है ये तो नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन हो गया, क्योंकि अगर न्यूमरेटर की बात करें तो न्यूमरेटर में तो कोई चेंज नहीं है, पर डिनोमिनेटर में जो है चेंज हो गया है। तो पर ये सिमेट्रिक इंटरवल में इंटीग्रेट कर रहे थे, तो यूजिंग अभी प्रॉपर्टी 4 हम इसको 0 to 1 fx दैट इज e⁻x + e⁻x upon 1 + e⁻x प्लस f of -x दैट इज e⁻x + e⁻x upon 1 + e⁻x dx। क्या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा? अब मैं क्या कर सकता हूँ, न्यूमरेटर में से चाहो तो e⁻x + e⁻x कॉमन ले लो। उसके अलावा इसको ये जो लिखा है e⁻x से 1 e⁻x लिख के एलसीएम लोगे तो ये बनेगा 1/1 + e⁻x प्लस e⁻x अपॉन 1 + e⁻x dx। क्लियर है क्या? अगर आपने जैसे इसमें एडिशन किया तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो वैल्यू ऑफ दिस सिंप्लीफाइज टू 1। दैट मीन्स नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट जस्ट 0 to 1 e⁻x प्लस e⁻x dx। देखिए कितना सिंपल हो गया प्रॉपर्टीज का यूज करते ही। और जैसे ही ये अब हम डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे e⁻x का इंटीग्रल e⁻x फ्रॉम 0 to 1 माइनस e⁻x फ्रॉम 0 to 1, 1 रखेंगे तो e-1 माइनस ऑफ e⁻1 -1, करेक्ट। ये -1 से -1 कैंसिल, e-1/e, करेक्ट। हमें इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी थी, तो इसका इंटीग्रल सॉल्व होकर कितना आ गया बेटा? e-1/e, क्लियर। तो दैट्स हाउ वी यूज द प्रॉपर्टी। और कहीं इवन या ऑड फंक्शन आएगा तो अकॉर्डिंगली हम उसको चेक कर लेंगे। अब जैसे कि ये फंक्शन है, जैसे ही सिमेट्रिक इंटरवल आपको दिखेगा बच्चों,
आपको सबसे पहले यही चेक करना है कि अगर ये एफ एक्स फंक्शन था और मैं आपसे एफ ऑफ माइनस एक्स कैलकुलेट करने को बोलूँ तो क्या वो लॉग ऑफ 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स की इक्वल हो जाएगा। और अपन लॉग की प्रॉपर्टी का यूज़ करना चाहें, सबसे पहले तो मैं इसे 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर -1 लिख लेता हूँ एंड यूजिंग द प्रॉपर्टी ये -1 को बाहर मल्टीप्लाई कर दूँ तो माइनस ऑफ लॉग 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स हो जाएगा। और ये एक्चुअल में हमने एफ एक्स माना हुआ था, तो यहाँ से हमारे पास क्या रिलेशन आ गया, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स। और ये किसकी डेफिनेशन होती है बेटा, ये ऑड फंक्शन की डेफिनेशन है। और अगर ये फंक्शन ऑड है, सिमेट्रिक इंटरवल में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर है। मैं आपको वो जो प्रॉपर्टी है कैसे यूज़ करना है उसके कुछ एग्जांपल्स करा रहा हूँ, फिर हम इसके ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन पे पार्ट पर हम आने वाले हैं, राइट। तो चलिए अब हम देखते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे। हमें एक एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है, आप ट्राई करिए 2 माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स कॉस एक्स, और जी एक्स लॉग एक्स फंक्शन है जहाँ एक्स पॉजिटिव है, तो हमें -π/4 टू π/4 जी ऑफ एफ एक्स फंक्शन जो है कॉम्पोजिट फंक्शन बना दिया है। जी ऑफ एफ एक्स कितना हो जाएगा बेटा, जी ऑफ एफ एक्स इट विल बी लॉग ऑफ 2 माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स कॉस एक्स, दिस विल बी द फंक्शन। और इसका इंटीग्रल करना है इन द सिमेट्रिक इंटरवल -π/4 टू π/4। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको आपको बोलूँ ये लेट से एच एक्स फंक्शन था, और जैसे ही सिमेट्रिक इंटरवल आता है तो आपको मेरी कही हुई बात याद आ जानी चाहिए। सर ने कहा था इवन या ऑड फंक्शन के लिए पहले चेक कर लो कि क्या उन दोनों में से कोई ये इवन या ऑड फंक्शन तो नहीं है। तो जैसे इसमें मैंने एच ऑफ माइनस एक्स आपसे बोला निकालने को, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस ऑफ एक्स, तो प्लस एक्स हो जाएगा। कॉस माइनस एक्स कितना होता है बेटा, वो कॉस एक्स ही होता है। ऐसी डिनोमिनेटर हो जाएगा 2 माइनस एक्स और कॉस ऑफ माइनस एक्स इज कॉस एक्स ओनली, तो दिस विल बी द फंक्शन। बिल्कुल अभी जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया उसी पैटर्न पे है। अगर मैं इसको रिवर्स करके लिखूं, मतलब a अपॉन बी को b अपॉन a की पावर -1 लिखूं, तो माइनस अगर मैं बाहर लगा लूं तो ये माइनस ऑफ लॉग 2 माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स कॉस एक्स दिखेगा बच्चों आपको, जो कि हम कह सकते हैं माइनस ऑफ एच एक्स फंक्शन के इक्वल हो गया। अगर एच ऑफ माइनस एक्स माइनस एच एक्स की इक्वल है, इसका मतलब ये जो पूरा फंक्शन था ये कैसा फंक्शन था बच्चों, ऑड फंक्शन था। और अगर ये ऑड फंक्शन था तो इसका मतलब इसके इंटीग्रल की सिमेट्रिक इंटरवल में इंटीग्रल की वैल्यू कंफर्म 0 होगी। तो क्या हमें कोई ऑप्शन 0 दिख रहा है, आप देख सकते हैं log 1 ln1 जो है इसकी वैल्यू 0 होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से ट्राई करेंगे, आप लोग आंसर मार्क करके रखेंगे और फिर क्रॉस चेक करिए। हमें -π से π किस फंक्शन का इंटीग्रल करना है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ पाई माइनस मॉड एक्स का इंटीग्रल करना है, राइट। अच्छा, और सिमेट्रिक इंटरवल दिया हुआ है, तो फिर से वही सबसे पहले एफ ऑफ माइनस एक्स अगर हम कैलकुलेट करें, वैसे तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन ही इतना हो जाना चाहिए कि हर स्टेप आपको लिखने की ज़रूरत ना पड़े। दिख रहा है हमको कि एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स की इक्वल आएगा क्योंकि मॉड लगा हुआ है, देयर विल बी नो चेंज इन द फंक्शन, दैट मीन्स दिस इज एन इवन फंक्शन। एंड इफ इट इज एन इवन फंक्शन आई कैन राइट द इंटीग्रल एज 2 टाइम्स फ्रॉम 0 टू पाई मॉड ऑफ पाई माइनस। अब ध्यान से सोचिए, x की वैल्यू है 0 टू पाई, 0 टू पाई लिमिट मतलब x पॉजिटिव हो गया। अगर x पॉजिटिव हो गया तो क्या मैं मॉड को पॉजिटिव साइन से ओपन कर सकता हूं। अब एक मॉड और है, मॉड ऑफ पाई माइनस एक्स, x की वैल्यू अपर लिमिट पाई है, मतलब x हमेशा पाई से तो कम ही रहने वाला है। अगर x हमेशा पाई से कम है तो पाई माइनस एक्स भी पॉजिटिव होगा। तो इनफैक्ट मैं इसको लिख सकता हूं 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू पाई पाई माइनस एक्स डी एक्स। इट्स अ सिंपल इंटीग्रल नाउ। Integral will become pi x minus x square by 2 and limit will be from 0 to pi. सबसे पहले हम पाई रखेंगे तो this will become pi square minus pi square by 2, 0 पे 0 हो जाएगा, pi square minus pi square by 2 is pi square by 2, so answer will come out to be pi square which is written in option number 1. क्लियर है बच्चों। देखिए तो ये प्रॉपर्टीज जो हैं, अच्छा अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि सिमेट्रिक इंटरवल दिया हुआ है तो हमेशा ही हमें जो है ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। हो सकता है ना इवन फंक्शन हो ना ऑड फंक्शन हो, तो या तो उसे 2 टाइम्स 0 टू a करके हम इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे, या फिर अभी हम आगे एक और स्पेशल 2 प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं, उनकी हेल्प से हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन इज़ मोर अबाउट यूजिंग द प्रॉपर्टीज़ एंड रेदर देन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ही प्रॉपर्टीज़ होंगी, मैक्सिमम क्वेश्चंस में प्रॉपर्टीज़, उसके अलावा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का जो हमने पढ़ा है बेसिक, उनके आइडियाज़ तो होने ही चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये जो मैं बात कर रहा था। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 5, इसे हम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में किंग ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज, इसलिए इसका नाम किंग प्रॉपर्टी। एंड किंग के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है उसको बोलते हैं हम, किंग की मदद के लिए क्वीन भी है, तो क्वीन ऑफ द प्रॉपर्टीज, सो दैट इज property 6, queen property. Now what these two properties says, when we are integrated, now see, need not be an symmetric interval, upper limit and lower limit, that's it. A say b fx dx is always equals to, you replace x with, add the limits a plus b and then subtract x. replace function के अंदर जो x है उसको आप a plus b minus x है, नॉट dx, ओनली फंक्शन के इनपुट को चेंज कर दो तो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। इसी का एक और स्पेशल केस है कि अगर 0 to a सॉल्व कर रहे हैं, देखिए करा आपने यही है, इन दोनों को ऐड किया तो a माइनस एक्स, एक्स को रिप्लेस कर दिया तो द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल डज नॉट चेंज। वेरी यूजफुल प्रॉपर्टी, तो ध्यान रखें। और कई बार अगर हम 0 to 2a fx dx सॉल्व कर रहे हैं तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0 to a fx प्लस f of 2a माइनस एक्स डी एक्स। 0 to 2a को तोड़ के 0 to a कर लिया। यदि f of 2a माइनस एक्स, ये वाला जो फंक्शन है ये अगर fx की इक्वल है, देखिए कुछ कुछ इवन ऑड जैसा ही है बट इट्स नॉट एग्जैक्टली इवन एंड ऑड, उसमें सिमेट्रिक इंटरवल था और fx इक्वल टू f of माइनस एक्स या fx इक्वल टू माइनस f of माइनस एक्स की बात कर रहे थे। यहां पर x की जगह रिप्लेस किया है 2a माइनस एक्स। अब इन दोनों फंक्शंस को कंपेयर कर रहे हैं, अगर ये दोनों फंक्शंस इक्वल हैं तो आप इसे 2 टाइम्स 0 to a fx dx लिख सकते हैं, और अगर ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के नेगेटिव हैं तो यू कैन से द आंसर विल बी 0। क्लियर है बेटा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दो प्रॉपर्टीज हैं। बेस्ड ऑन दिस वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस नाउ, राइट? तो इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, देन धीरे धीरे थोड़ा सा इनकी टफनेस बढ़ाएंगे। तो लेट अस इवैल्यूएट 0 to पाई sin क्यूब x into cos क्यूब x, 0 to पाई sin क्यूब x into cos क्यूब x। लेट्स से दिस इज माय फंक्शन fx which is sin क्यूब x into cos क्यूब x, राइट? इस इंटीग्रल को मैं i जो है एज्यूम कर लेता हूं। अगर मैं आपसे बोलूं x को आपने रिप्लेस करना है किससे बेटा, पाई माइनस एक्स से, तो फंक्शन में यहां पर क्या बन जाएगा, इंटीग्रल बन जाएगा 0 to पाई, व्हाट इज sin पाई माइनस एक्स, इट इज sin x ओनली, एंड व्हाट इज cos पाई माइनस एक्स, इट इज माइनस cos x, सो दिस विल बिकम माइनस cos क्यूब x। और हमने बोला था कि ये रिप्लेस करके दोनों को ऐड करके चेक करना है। जैसे ही आपने इन दोनों फंक्शंस को ऐड किया, इंटीग्रल्स को ऐड किया, तो 2i टाइम्स 0 to पाई क्या प्लस और माइनस ऐड होके 0 हो जाएगा, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इज कमिंग आउट टू बी 0। See how fast the question will be simplified using the properties king, queen, and also the property number 4 even odd if there is a symmetric interval. If there is not a symmetric interval, think of king and queen, and if it is a symmetric interval, first think of even and odd वाली जो property थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट अगला क्वेश्चन करेंगे। Now you have to evaluate 0 to पाई dx upon 1 plus 2 sin square x. This let's say this is the I is the value of this integral. अब 0 to पाई में मैंने x को पाई माइनस एक्स रखा तो साइन पाई माइनस एक्स विल रिमेन साइन पाई माइनस एक्स। इसका मतलब x को पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये जो है प्रॉपर्टी नंबर 6 क्वीन जो प्रॉपर्टी है उसकी हेल्प से मैं इसको 2 टाइम्स 0 to पाई बाई 2 dx अपॉन 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? अब भैया ये इंटीग्रेशन मेरे को करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं अगर x को पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस एक्स रखूंगा तो ये 2 cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा जो डिनोमिनेटर में, 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स और 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स को सिंप्लीफाई नहीं करना है। अब आपने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जो पढ़ा था उसका आपको यूज इसमें करना पड़ेगा। आपको इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, सेक स्क्वायर एक्स से, करेक्ट? तो 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स dx अपॉन डिनोमिनेटर में सीकेंड स्क्वायर एक्स, जिसको कि मैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख रहा हूँ, और 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स इज 2 tan स्क्वायर एक्स। अब हम क्या करते हैं, अब हम tan x जो है उसको हम t मान लेते हैं, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स dx जो होता है वो dt में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, 0 x 0 tan x 0 t 0 x पाई बाई 2 तो t इन्फिनिटी, तो 2 टाइम्स ऑफ dt अपॉन 1 प्लस 3 t स्क्वायर। वी कैन टेक 3 ऑल्सो कॉमन, तो 2 बाई 3 0 to इन्फिनिटी dt अपॉन 1 बाई रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, तो दैट इज a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो 2 बाई 3 इंटू 1 अपॉन 1 बाई रूट 3, तो यहाँ रूट 3 आ जाएगा, इंटू tan इनवर्स
x बाय ए मतलब √3 इंटू टी, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, तो 2 बाय √3 एंड tan इनवर्स इन्फिनिटी दैट इज पाई बाय 2, तो दैट गेट्स कैंसल्ड, सो द वैल्यू विल सिंप्लीफाई टू पाई बाय √3. क्लियर है क्या? वैल्यू विल सिंप्लीफाई टू पाई बाय √3. क्लियर? सो दैट्स हाउ वी कैन सिंप्लीफाई दैट डेफिनेट इंटीग्रल यूजिंग द प्रॉपर्टी किंग एंड क्वीन. उसमें क्वीन लगी थी और उससे फिर इंडेफिनेट इंटीग्रल का एक कंसेप्ट आया, वो यूज करके हम आगे बढ़े. चलिए, अब ये बेटा 2-3 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रहने चाहिए. ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर के अंदर काफ़ी यूजफुल रिजल्ट्स हैं कई क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करके पहुंचना जो है काफ़ी लेंदी हो जाता है आंसर तक. तो अगर आप ये रिजल्ट्स याद रखें तो बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं. 0 टू पाई बाय 2 ln sin x या 0 टू पाई बाय 2 ln cos x या 0 टू पाई बाय 2 ln sin 2x ही क्यों ना हो जाए, इन सब की लिमिट, इस सब का डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 ln 2 होती है. और यहीं 0 टू पाई बाय 2 अगर ln tan x या ln cot x का इंटीग्रल करेंगे तो 0 आएगा, और 0 टू पाई बाय 2 log secant x या log cosecant x का इंटीग्रल करेंगे तो वो प्लस पाई बाय 2 ln 2 आता है. ये बहुत यूजफुल, मैं फिर कह रहा हूँ, आउटकम्स हैं. काफ़ी डेफिनेट इंटीग्रल के सिंप्लीफिकेशन करते करते इस स्टेप तक आप पहुंच जाएंगे और आपका इसके आगे टाइम वेस्ट ना हो उसके लिए रिजल्ट्स याद रखिए. ठीक है? ओके, आफ्टर दैट नोट देन कम्स द प्रॉपर्टी 7 विच इज कॉल्ड प्रॉपर्टी जैक, किंग क्वीन जैक. जैक इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन. किसकी प्रॉपर्टी है बेटा? पीरियोडिक फंक्शन की. यदि f(x) कैसा फंक्शन है? पीरियोडिक फंक्शन है जिसका फंडामेंटल पीरियड लेट्स से t है, और अगर हम f(x) फंक्शन को 0 से n टाइम्स t तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, जहाँ n जो है वो किसी इंटीजर को बिलोंग करता है, तो हम प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो n है, n टाइम्स जो फंक्शन रिपीट हो रहा है वो n आप बाहर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 0 से t तक फंक्शन का इंटीग्रल कर सकते हैं. तो जो 0 से t इंटरवल तक फंक्शन के इंटीग्रल की वैल्यू होगी उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट द फाइनल आउटकम. सिमिलरली अगर a से a प्लस nt लिखा हुआ है तो इट इज इक्विवेलेंट टू, आप यहां से बेसिकली a और a को रिमूव करके 0 से nt ही में उसे कन्वर्ट करके लिख सकते हैं. करेक्ट? अगर mt से लेकर nt तक, m और n दोनों किसको बिलोंग करते हैं? इंटीजर्स हैं. अगर हम इसका इंटीग्रल करना चाहते हैं तो आप अपर इंटीजर जो है और लोअर इंटीजर उनका डिफरेंस बाहर मल्टीप्लाई कर दीजिए और 0 से t fx dx कर दीजिए तो भी आपका इंटीग्रल सॉल्व होकर आ जाएगा. क्लियर है क्या? ये भी सेम उसी टाइप की कुछ प्रॉपर्टीज हैं. nt से a प्लस nt करने हैं तो आप nt जो सेम है उसको हटाकर 0 टू a इसको लिख सकते हैं. और सिमिलरली अगर a प्लस nt से b प्लस nt लिखा है तो यहाँ से nt हटाकर a से b तक आप इंटीग्रेट करके लिख सकते हैं. ठीक है? ऑल दीज बेसिकली आर ऑलमोस्ट द स्पेशल केस ऑफ दीज टू ओनली. ठीक है? याद रख सकते हैं अपन, जहाँ क्वेश्चन आए उसमें अपन इनको यूज करेंगे. सो लेट्स से वी हैव बीन गिवन अ क्वेश्चन, इस प्रॉपर्टी 7 से मिक्स करके क्वेश्चन है. हमें -1 से 2 e की पावर, क्वेश्चन में यहाँ एक चीज मिसिंग है, दैट इज इट इज फ्रैक्शनल पार्ट. ये जो ब्रैकेट्स हैं दिस डिनोट्स फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन. अच्छा, हम सबको पता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो होता है इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन, राइट? और उसका जो फंडामेंटल पीरियड होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का वो कितना होता है बच्चों? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड होता है 1. तो हम -1 से 2 तक जो इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो -1 से 2 की बजाय अगर आप इसे 0 से 1 में, इसका फंडामेंटल इंटरवल है जहाँ ये फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, उसमें इंटीग्रेट करें. 0 से 1 में आप जानते ही हैं जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है उसका जो ग्राफ होता है कुछ इस तरह का ग्राफ होता है. करेक्ट? तो 0 टू 1 में ये लाइन हो जाती है x. तो हम 0 से 1 की बात कर रहे हैं तो फ्रैक्शन x को x लिख लेंगे, और -1 से 2 तक का मतलब हो गया टोटल 3 यूनिट का इंटरवल जो है 0 से 1 का जो इंटीग्रल होगा वो 3 टाइम्स रिपीट हो जाएगा. इसकी विड्थ चेक करें इंटरवल की तो आप इसे 3 टाइम्स इंटीग्रेट करके आंसर दे सकते हैं. तो 3 टाइम्स आंसर विल बी e-1. इंटीग्रल इज e⁻x, लिमिट मैंने डाल दी तो 3-1 विल बी द आंसर. क्लियर है? सो दैट्स हाउ वील यूज द प्रॉपर्टी ऑफ पीरियोडिसिटी. -1 से 2 में सेम फंक्शन का इंटीग्रल हम कर रहे हैं. इंटीग्रल बेसिकली एरिया जैसी तो डिनोट होता है, नॉट एग्जैक्टली एरिया, बट हाँ ठीक है, इस केस में कर सकते हैं, पॉजिटिव है क्योंकि फंक्शन. तो कितनी बार रिपीट हो रहा है? वो 3 बार रिपीट हो रहा है, तो दैट्स वाई 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया. क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं. नाउ देयर कम्स सम प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिमेशन, राइट? सम प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिमेशन. इनइक्वालिटीज बेसिकली आप कह सकते हैं. इनइक्वालिटीज में अगर कोई फंक्शन f(x) एक psi x फंक्शन और phi x फंक्शन के बीच में सैंडविच था
तो अगर हम उस फंक्शन का ए से बी इंटरवल में तीनों फंक्शंस का डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होता। यदि x की वैल्यू किसके बीच में है, a से b, जो अपर और लोअर लिमिट है उनके बीच में x भी सैंडविच है, तो डेफिनेट इंटीग्रल में भी सेम इनइक्वालिटी जो है वो चलेगी। क्लियर? अच्छा, उसके अलावा अगर कोई फंक्शन की रेंज है स्मॉल m टू कैपिटल M किसी पर्टिकुलर इंटरवल में, किसी पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर, ऐसे सोचिए कि ये कोई फंक्शन है जस्ट फॉर एग्जांपल, जहां पर फंक्शन की लोअर वैल्यू m और कैपिटल रेंज जो है m है फ्रॉम a टू b, करेक्ट। तो इसका जो डेफिनेट इंटीग्रल होगा, अब डेफिनेट इंटीग्रल एक तरीके से, ये जस्ट एक एग्जांपल है समझाने के लिए, ये वाला एरिया हो गया टोटल, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसमें मैं क्या करूं, इस लोअर लिमिट को लेकर a और b के बीच में एक रेक्टेंगल अगर मैं बना लूं, ये देखिए रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा बेटा, b माइनस ए इंटू स्मॉल m, ये वाली विड्थ m हो गई और ये वाली लेंथ जो हो गई ये b माइनस ए हो गई। तो वो जो एरिया होगा रेक्टेंगल का वो हमारे डेफिनेट इंटीग्रल के एरिया से तो कम ही होगा, तो ये देखिए यही लिखा हुआ है b माइनस ए इंटू स्मॉल m, दिस एरिया इज ऑलवेज लेस देन द डेफिनेट इंटीग्रल एंड इट इज ऑलवेज लेस देन, अब कैपिटल M के करस्पॉन्डिंग अगर मैं एरिया बनाऊं, देखिए आई होप आपको दिख जाएगा, ये रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूं, ये पूरा नीचे तक कंप्लीट, ये जो ब्लू मैं पेन से बना रहा हूं, तो उसमें बेटा ये एरिया इतना जो है फंक्शन का वो तो आएगा ही, उसके अलावा एक्स्ट्रा ये वाला एरिया और आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो ये हमेशा इससे ज्यादा होने वाला है, ठीक है ना। मैं फिर बोल रहा हूँ ये एक एग्जांपल है, पर ये इनइक्वालिटी जो है ये एस्टिमेशन कहलाती है, कि जो डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू एस्टिमेटेड मतलब अप्रोक्सीमेटली इससे तो बड़ी होगी और इससे छोटी होने वाली है। क्लियर? सिमिलरली अगर फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, ये तो फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के लिए हो गया, डिक्रीजिंग अगर फंक्शन हुआ इस तरीके का, तो इसका मतलब जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू m थी और मिनिमम वैल्यू स्मॉल m थी जो b पे आ रही थी, तो मोनोटोनिकली अगर डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो b पॉइंट पर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ रही होगी, तो b दिस इज बेसिकली f ऑफ b, करेक्ट, एंड दिस इज f ऑफ a, ये x इक्वल टू अगर a पॉइंट अगर हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, तो f ऑफ b इंटू बी माइनस ए, तो छोटा रेक्टेंगल, और f ऑफ a इंटू बी माइनस ए बड़ा रेक्टेंगल, उनके बीच में जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो हमेशा सैंडविच हो जाएगा, राइट। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग जैसे ये मैंने बताया, तो f ऑफ a मिनिमम होगा और f ऑफ b मैक्सिमम हो जाएगा, तो उससे रेक्टेंगल का एरिया निकाल के हम एस्टिमेशन कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ एस्टिमेशन वर्क्स। कई बार हमें एस्टिमेशन करने के लिए जरूरी नहीं है कि हमेशा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है तो सिर्फ बाउंड्री पॉइंट सी यूज करने पड़े, हो सकता है a और b के बीच में कोई एक सी पॉइंट भी आपको यूज करना पड़े और उसके करस्पॉन्डिंग रेक्टेंगल बनाकर भी आपसे एरिया वेरिया के बारे में कुछ जो है डेटा वो मांग रहा हो, ठीक है। वो डिपेंड ऑन द क्वेश्चन नीड्स, हमें उस हिसाब से इसमें प्रोसीड करना पड़ता है, अलग अलग इंटरवल्स में तोड़कर डिफरेंट रेक्टेंगल्स का एरिया ऐड कर सकते हैं, करेक्ट। सिमिलरली जो पूरा फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल है उसका जो मॉड होता है वो हमेशा लेस देन होता है इंटीग्रल a टू b मॉडुलस अगर फंक्शन पे पहले चढ़ा दिया जाए। इसका सीधा सीधा एक एग्जांपल आप ऐसे सोचिए, अगर ये एक फंक्शन है, कुछ फंक्शन तो नेगेटिव में था और कुछ फंक्शन की वैल्यू जो थी वो पॉजिटिव में थी, तो हमने पहले पूरा इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व किया, तो इतना एरिया जो आएगा लेट्स से a से लेके c तक का, और ये b पॉइंट था, वो तो कुछ नेगेटिव में -1 आ रहा था और इसकी वैल्यू +3 आ रही थी, तो हमारा आंसर -1 + 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, ये 2 हो जाएगा, उसका मॉड 2 हो जाएगा। और अगर पहले ही फंक्शन का मॉड कर लेंगे तो -1 भी पॉजिटिव में शिफ्ट हो जाएगा, तो 3 और 1 ऐड होके 4 हो जाएगा, और 4 का इंटीग्रल वो एरिया जो है 4 आएगा। तो इसका मतलब मॉडुलस फंक्शन पे अगर पहले चढ़ा दिया जाए तो उसका डेफिनेट इंटीग्रल इन द इंटरवल a टू b इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू तो हो ही सकता है, अगर पूरा फंक्शन पहले से ही पॉजिटिव में होता तो इक्वल टू, दोनों इक्वल तो हो ही सकते थे। क्लियर? सो दीज आर सम बेसिक एस्टिमेशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको दिमाग में रखनी है, बेस्ड ऑन दिस कई बार क्वेश्चंस जो हैं क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक थ्योरम होती है लेबनीज थ्योरम, दैट इज वी कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल्स, इंटीग्रल का डेरिवेटिव, वेरी यूजफुल वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेटा, जिससे हम डेफिनेट इंटीग्रल जो फंक्शंस हैं उनका डिफ्रेंसिएशन हम कर सकते हैं। कैपिटल f(x) एक फंक्शन है जिसमें जो लिमिट्स हैं, फंक्शन x का था तो लिमिट्स आर द फंक्शंस ऑफ x दैट इज gx एंड hx, और जो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं दैट इज सम फंक्शन ऑफ t। सो जो f' होगा, डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x विल बी, आप क्या करेंगे, अपर लिमिट को उठा के t की जगह रखेंगे, f ऑफ hx इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस h'(x), लोअर लिमिट को t की जगह रखेंगे तो f ऑफ gx इंटू g का डेरिवेटिव g'(x), सीधा सीधा फॉर्मूला ये याद रखना है।
अपर लिमिट को t की जगह रखिए अपर लिमिट का डेरिवेटिव, माइनस लोअर लिमिट को t की जगह रखिए इनटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट। क्लियर है क्या? एक एग्जांपल है, जैसे इसके थ्रू मैं आपको ये प्रॉपर्टी समझाने की कोशिश करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है। तो इसमें जनरली लिमिट्स विमिट्स के कई बार क्वेश्चन आते हैं जिनमें हम लॉपिटल यूज़ करते हैं, तो लॉपिटल वगैरह के लिए हम ये लेबनीज थ्योरम जो है यूज़ कर सकते हैं। अभी करेंगे हम क्वेश्चन आगे। ये क्वेश्चन देखते हैं। कैपिटल fx फंक्शन है, दैट इज इंटीग्रल e रेज़ पर 2x टू e रेज़ पर 3x, ये कुछ फंक्शन दिया हुआ है लॉग, ये t यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है। देन फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू log x, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है और इनपुट भी दे रखा है ln2 x इक्वल टू ln2 पे। ठीक है, तो हम इसको लेट से gx जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। तो हम जानते हैं किसी भी एक फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन इज f डैश x अपॉन g डैश x। अब अगर अपन को इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है तो आप ये देखिए अंदर t का फंक्शन है, लिमिट्स जो है वो x का फंक्शन है, तो लेबनीज के थ्रू हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। t की जगह पहले हम क्या रख देंगे बेटा, जो हमारा अपर लिमिट था e रेज़ पावर 3x अपॉन ln e रेज़ टू द पावर 3x इंटू e रेज़ पावर 3x का डेरिवेटिव इज 3e रेज़ टू द पावर 3x माइनस, अब लोअर लिमिट रखिए e रेज़ टू द पावर 2x अपॉन ln e रेज़ टू द पावर 2x इंटू 2e रेज़ टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय g डैश x। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ ln x? दैट इज 1 बाय x। ठीक है क्या? आई होप it's clear. So this becomes 3 times e raised to the power 6x upon 3x log e की बात 3x में 3x नीचे उतार लिया माइनस 2 times e raised to the power 4x upon 2x whole divided by 1 by x। तो ये वाला x cancel, 3 से 3 cancel, 2 से 2 cancel। So what is the value of first derivative with respect to g dash x, and it comes out to be e raised to the power 6x माइनस ई रेज़ टू द पावर 4x। और लेट से हमें इसकी वैल्यू एट x इक्वल्स टू ln2 पर कैलकुलेट करनी थी, तो हम ये इनपुट रख देते हैं x को ln2, तो e रेज़ टू पावर 6 ln2 माइनस ई रेज़ टू द पावर 4 ln2। e और 2 को इंटरचेंज करेंगे तो 2 रेज़ पावर 6 माइनस 2 रेज़ पावर 4, 2 रेज़ पावर 6 इज 64 माइनस 16, तो दैट इज 48। दिस इज द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अ गिवन फंक्शन। देखिए आपने लेबनीज का कैसे यूज किया। अब हमारे पास लेट से ये जो एक नया फंक्शन आ गया hx फंक्शन आ गया, अब हमें विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड डेरिवेटिव इसका, अब हमें सेकेंड डेरिवेटिव भी फाइंड करना है। करेक्ट, वी हैव टू फाइंड द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन ऑल्सो। तो क्या करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव के लिए? भाई देखिए अब हमारे पास ये फंक्शन तो ऑलरेडी मैंने जैसे आपको बताया आ ही चुका है, अब हमें इस फंक्शन का दोबारा से ln x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। क्लियर? तो क्या करेंगे भाई, फंक्शन कितना आया था बच्चों, e रेज़ टू द पावर 6x माइनस e रेज़ पर 4x आ गया था। इसका ये जैसे मैंने आपको बोला इसको नया थोड़ी देर के लिए hx मान लेते हैं, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ln x, सो इट विल बी इसका डेरिवेटिव 6e रेज़ टू पावर 6x माइनस 4e रेज़ पर 4x होल डिवाइडेड बाय 1 बाय x, और ये भी x इक्वल्स टू ln2 पर शायद वैल्यू निकालनी है। आई होप नॉट अ बिग डील। अब आप वैल्यू रखकर x को ln2 फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे। राइट, ये रहा फाइनल आंसर। इट्स नॉट अ बिग डील। लेबनीज कैसे यूज करना है वो हमें इस क्वेश्चन में सीखना था। क्लियर है क्या? चलिए अब इसके एक्चुअल में कैसे एप्लीकेशंस हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, फटाफट उस पार्ट पे आते हैं। लेट से आपको एक क्वेश्चन दिया है कि यू हैव टू इवैल्यूएट दिस लिमिट। अब आप ये देख रहे हैं कि आपको यार इंटीग्रल करना है e की पावर t स्क्वायर का, जो कि आपको फील आ रहा है यार इतना सिंपल तो है नहीं। तो क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करनी है बेटा, इसमें लिमिट कैलकुलेट करनी है, तो लिमिट कैलकुलेट करने के लिए क्या मैं इसमें लेबनीज थ्योरम, लेबनीज कैसे लगे, लॉपिटल, सबसे पहले लॉपिटल, x को अगर इन्फिनिटी रख रहे हैं अगर आप, तो x को इन्फिनिटी रखने पर, हाँ भाई, तो अगर x को इन्फिनिटी रख के पहले इंडिटरमिनेट फॉर्म चेक करें, तो x को इन्फिनिटी रखने पे 0 टू इन्फिनिटी, दिस इज एन स्ट्रिक्टली पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन, ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो 0 से इन्फिनिटी में इंटीग्रल इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, तो ऑफ कोर्स इट्स एन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। तो हम इसमें लॉपिटल यूज कर सकते हैं। अब लॉपिटल होता है डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तब तक करना है जब तक कि इंडिटरमिनेट फॉर्म वैनिश नहीं हो जाती या हम लिमिट सॉल्व नहीं कर पाते। पर वो करने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए इंटीग्रल का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो जो इसमें हमने लेबनीज जो थ्योरम पढ़ी वो यूज करना है। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव अगर अपन करेंगे, क्या यूज कर रहे हैं हम, लॉपिटल कंसेप्ट जो है वो हम यूज कर रहे हैं। तो 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू x e रेज़ टू द पावर t स्क्वायर dt तो आएगा ही आएगा। अब इसका इंटीग्रल का डेरिवेटिव, तो t की जगह x रखते हैं, e की पावर x स्क्वायर हो जाएगा बच्चों,
x का डेरिवेटिव 1, 0 रख के डेरिवेटिव करेंगे तो 0 ही आएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इज e रेज टू द पावर 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर। क्लियर है? e रेज टू पावर 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर, जो अपन एक पावर यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। हम ये देख रहे हैं कि अभी भी इस स्टेप पर ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है और हम लिमिट सेल नहीं कर पा रहे, तो हम एक बार फिर से लॉपिटल लगाएंगे। तो 2 टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन 0 to x, इट विल बिकम e रेज टू द पावर ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय e रेज टू द पावर ऑफ x स्क्वायर इंटू 2x, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब आप ये देख सकते हैं इन्फिनिटी, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, और 1 अपॉन इन्फिनिटी will be 0. So the limit of this function is coming out to be 0. That is the use of Leibniz theorem. देखा आपने कैसे हमने इसको अप्लाई किया एक लिमिट के क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखिए 0 आंसर आ गया था। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये जेई मेंस का ही क्वेश्चन है। f इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन जो डिफाइंड है 0 to π/2 में, फंक्शन पॉजिटिव है, ये दिया हुआ है, और अगर ये फंक्शन की वैल्यू e है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π/2, तो आपको ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसकी क्या वैल्यू होगी हमें सिंप्लीफाई करना है। अब आप ये देखिए कि आप इस फंक्शन से कैसे, आप f ऑफ π/6 कैसे निकलेगा भाई, लॉग π/6 f ऑफ π/6 के लिए फंक्शन तो पता चले। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इंटीग्रल करना है इस फंक्शन का, विच इज नॉट पॉसिबल। 0 to x, भाई फंक्शन नहीं पता, इंटीग्रेट कैसे करोगे। पर अगर ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो इसका मतलब इस पूरी इक्वेशन को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट तो कर ही सकते हैं। सो व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, fx का डेरिवेटिव विल बिकम f', और इंटीग्रल का डेरिवेटिव लेबनीज थ्योरम से t की जगह हर जगह x आ जाएगा, तो इट विल बिकम fx इंटू रूट ओवर 1 माइनस लॉग बेस e fx का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। करेक्ट है क्या? सो दिस विल बिकम बेसिकली, इसको अपन dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई रूट ओवर 1 माइनस लॉग y का होल स्क्वायर, कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं। करेक्ट। अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम y वाला फंक्शन एक साइड ले लेते हैं dy के साथ, dy अपॉन y अंडर रूट 1 माइनस लॉग y का होल स्क्वायर। अच्छा, log y का स्क्वायर है सिर्फ, नॉट होल स्क्वायर, ये गलत हो गया ना, log y का स्क्वायर है बेटा, यहाँ पर भी log y का स्क्वायर है, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dx। यहाँ पर अगर ln y को थोड़ी देर के लिए t मान लिया जाए तो 1 अपॉन y dy जो होगा वो बेटा किस में, dt में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस विल बिकम इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ t इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। करेक्ट। अच्छा, और अगर मैं इसमें आपको बोलूं कि x को अगर 0 रख दिया जाए, x को क्या रख दिया जाए 0, अगर इनिशियल कंडीशन में x को 0 रखे, 0 से 0 तो इंटीग्रल 0 हो जाएगा, तो हमें f ऑफ 0 की वैल्यू e के इक्वल मिल जाएगी। किसके इक्वल मिल जाएगी, e। तो अगर मैं इसमें t को दोबारा से ln y से सब्स्टिट्यूट कर दूं तो यहाँ से मेरे पास देखिए क्या मिल जा रहा है, साइन इनवर्स लॉग y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस सी। अब इस c की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए बच्चों मैंने वो इनिशियल कंडीशन का यूज़ किया, x को 0 रख दिया तो f ऑफ 0 जो है उसकी वैल्यू e, मतलब ये y की वैल्यू e हो गई। तो कितना हो गया बेटा, ये साइन x को 0 रखा है ना, साइन इनवर्स ln e इज 1 साइन इनवर्स 1 इज इक्वल्स टू c हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 is c, एंड साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, π/2 होती है। करेक्ट। तो हमारे पास यहाँ से log y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, π/2 माइनस एक्स का साइन आ गया, साइन π/2 माइनस एक्स इज कॉस एक्स। बहुत बढ़िया। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, लॉग ऑफ f ऑफ π/6। तो इसमें अब x को हम π/6 रख देते हैं। सो ln f ऑफ π/6 इट विल कम आउट टू बी कॉस π/6 विच इज रूट 3/2, और इस रूट 3/2 की वैल्यू अगर अपन यहाँ रख दें तो 6 इंटू रूट 3/2 का होल स्क्वायर, दैट इज वॉट यू हैव टू सॉल्व। तो 2 3 ज़ा 6, 3 का स्क्वायर 9, 3 ज़ा 27। तो व्हाट वैल्यू ऑफ द फाइनल एक्सप्रेशन वी आर गेटिंग इज दैट इज 27। समझ में आपको क्या किया, पहले हमने लेबनीज लगाया डेरिवेटिव, t की जगह x रख दिया, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, 0 रखने पे उसका डेरिवेटिव 0 आ ही रहा था, तो एक इक्वेशन बन गई, f' को dy बाई डी एक्स, एफ की जगह y हमने रख दिया, वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, इंटीग्रेट कर दिया,
इनिशियल कंडीशन का यूज़ किया, अगर मैं इसमें x को 0 रख दूं तो f ऑफ 0 मुझे e के इक्वल दिख रहा है, उससे मैं फंक्शन तक पहुंच गया। फंक्शन जब ln y फंक्शन आ गया तो उसमें फाइनली π/6 रखना था, तो π/6 रखकर मैं वैल्यू तक भी पहुंच गया। क्लियर है बच्चों? ओके, नाउ डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ अ सम। नेक्स्ट अब हम पार्ट पे आते हैं, ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ अ सम। इसमें क्या करना होता है, हमें ऐसे फंक्शंस जिसमें जनरली, मैं देखिए जल्दी जल्दी बताता हूँ, ये तो बहुत सारी थ्योरी है, इसको इतना कुछ खास आपके ज़रूरत नहीं है काम की। ऐसे फंक्शंस होंगे जिसमें बहुत सारी टर्म्स, n टर्म्स होंगी, 2n टर्म्स होंगी, एक सीरीज़ की फॉर्म में, जैसे लिमिट्स में आपने ज़रूर सैंडविच थ्योरम के ऐसे क्वेश्चंस करे होंगे, ठीक है, जिनका हम समेशन कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी सीरीज़ हैं जिसका समेशन हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, उन सीरीज़ का डेफिनेट हमें बेसिकली सम कैलकुलेट करना है, उसकी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे लिमिट कैलकुलेट करनी है। तो वो लिमिट निकालने के लिए हम जो है डेफिनेट इंटीग्रल का यूज़ करते हैं। और वो कंसेप्ट क्या है, देखिए सीधा सीधा बेसिक कंसेप्ट क्या है वो आपको समझना है। हम जो उसकी सीरीज़ का nth टर्म है, हम उस nth टर्म को बेसिकली एक वेरिएबल की फॉर्म में फंक्शन बना लेते हैं कि वो x फंक्शन जो है उसके साथ वो उसके जैसा वो बिहेव कर रहा है, और उसमें लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक फंक्शन का एरिया जो है हम कैलकुलेट कर लेते हैं बाय डेफिनेट इंटीग्रल। कैसे करते हैं, कंसेप्ट होता है छोटे छोटे dx विड्थ के या h विड्थ के बहुत इन्फिनिटेसिमली स्मॉल छोटे छोटे रेक्टेंगल्स हम जो है बना लेते हैं, और उन सब रेक्टेंगल्स का एरिया ऐड कर देते हैं। और जब ऐसे इन्फिनाइट रेक्टेंगल्स हो जाते हैं तो उनका जो एरिया होता है वो लिमिट जो हम सीरीज़ की कैलकुलेट करने वाली है उसी के बेसिकली इक्वल आ जाता है। तो करना क्या है क्वेश्चन में, जो बेसिकली कंसेप्ट क्या है वो आपको ध्यान रखना है। देखिए कंसेप्ट ये है कि जब भी आपको ऐसी सीरीज़ का क्वेश्चन मिलेगा तो आपको उसकी जनरल rth टर्म लिख लेनी है, rth टर्म लिख लेनी है, और लिमिट n पर होगी n टेंड्स टू इन्फिनिटी करके कुछ। तो आपको उस फंक्शन में क्या करना है, जो लिमिट सॉल्व करनी है, तो जहां भी r अपॉन n आ रहा है, r अपॉन n rth टर्म लिखी थी, उसमें r बाय n का फैक्टर क्रिएट करना है। r अपॉन n को तो आपको किससे रिप्लेस करना है, x से। ये देखिए लिखा हुआ है रिप्लेस r बाय n बाय x। 1 अपॉन n को आपको dx से रिप्लेस करना है। और जो लिमिट डेफिनेट इंटीग्रल की लोअर लिमिट और अपर लिमिट आएंगी वो कैसे आएंगी, लोअर लिमिट हमेशा कहां से आती है, r इनिशियल r की वैल्यू, लेट्स से r1 से स्टार्ट हो रहा है, r2 से स्टार्ट हो रहा है, r0 से स्टार्ट हो रहा है, तो r इनिशियल को n से डिवाइड करिए, r इनिशियल डिवाइडेड बाय n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये तो कौन सी लिमिट हो जाती है, उसकी लोअर लिमिट हो जाती है, करेक्ट। और r फाइनल जो भी होगा डिवाइडेड बाय n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, वो उसकी अपर लिमिट हो जाती है। देखो इतनी सारी कहानी किससे पढ़कर ढंग से कुछ समझ में नहीं आने वाला, जो मैं समझा रहा हूँ क्वेश्चंस के थ्रू अभी आप देख लेना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। तो ठीक है ना, देखिए सीधी सीधी बातें, सीधा पहुंच जाते हैं क्वेश्चन पे और देखते हैं क्या कह रहा है वो। आपसे बोल रहा है इस फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करनी है आपको, तो अगर n इन्फिनिटी जा रहा है, अब आप देखो क्या आप इस फंक्शन का सम निकाल सकते हो क्या? भाई मुझे तो नहीं लग रहा इसका सम हम निकाल सकते हैं। क्लियर है क्या? कैसे सम निकालेंगे यार, डिनोमिनेटर ही सारे जो है फैक्टर्स जो है इसके चेंज हो रहे हैं। अच्छा, अब मैं इसका जनरल टर्म लिखना चाहता हूँ। क्या लिखना चाहता हूँ? rth टर्म। तो r मुझे दिख रहा है t1 में यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, तो rth टर्म में n प्लस r हो जाएगा अपॉन n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये मुझे फील आ गई nth इसकी rth टर्म की। r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हो रही है, आप देख पा रहे हैं r की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रही है, चलिए देखते हैं। n स्क्वायर में कितना ऐड करूँ कि यहाँ पे 5n ऐसा आ जाए, तो r को अगर मैं 2n तक लेके जाऊंगा, कहाँ तक? 2n तक। तो सोच के देखिए 2n का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, नीचे 4n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 5n स्क्वायर, और n प्लस 2n 3n हो जाएगा। तो एक n कैंसिल होके 3 प्लस 5n इसकी लास्ट टर्म बन जाएगी। क्लियर? अब अगर आपको ये लिमिट कैलकुलेट करनी है, आपको इसका समेशन कैलकुलेट करना है, सिग्मा r इज इक्वल्स टू 1 to 2n n प्लस r अपॉन n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो हम अब डेफिनेट इंटीग्रल के कंसेप्ट का इसमें यूज कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, आपको r बाय n क्रिएट करना है। तो r बाय n के लिए मैंने न्यूमरेटर से n कॉमन लिया, डिनोमिनेटर से n स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये 1 प्लस r बाय n अपॉन 1 प्लस r स्क्वायर बाय n स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। r की वैल्यू 1 से 2n तक जा रही थी, एक n कैंसिल हो गया। अब रिप्लेसमेंट जो आपको बता रहा था, जहां भी r बाय n दिखे उसे x से रिप्लेस कर दो, 1 बाय n को dx से, सिग्मा का साइन इंटीग्रल के साइन में बदल जाएगा, और उस इंटीग्रल की लोअर लिमिट r इनिशियल इज 1 अपॉन n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 0, और 2n अपॉन n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 2,
1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। समझ में आया क्या? रिप्लेसमेंट जो बताए वो करिए। अब इसका इंटीग्रल आपको करना है, ये तो बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन हो गया, सेपरेट कर लीजिए। एक हो गया बच्चों 0 से 2 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, और एक हो गया 0 से 2 x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल। ये हो जाएगा tan इनवर्स x लिमिट 0 to 2। इसमें अगर मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए t माना तो 2x dx हमारे लिए dt आ जाएगा। x dx कितना हो जाएगा बेटा? 1/2 dt अपॉन t, दैट इज 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर विल बी द इंटीग्रल लिमिट 0 to 2। तो 2 डालेंगे सबसे पहले, तो दिस विल बिकम tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 0 विच इज 0 प्लस 1/2 log 3, 0 रखने पे log 1 0 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर है tan इनवर्स 2 प्लस हाफ ln 3। अब यार आप ये किसी भी तरह से लिमिट कैसे निकाल सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है ना बेटा, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जबकि tan इनवर्स 2 प्लस हाफ ln 3 आ रही। सो दिस इज द यूज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, जिसमें लिमिट हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम उस लिमिट को एज अ सम जब निकालना है, सम ऑफ टर्म्स, वेरियस टर्म्स सीरीज की फॉर्म में, तो हम उसमें डेफिनेट इंटीग्रल के कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, जरूर से ट्राई करिए, ये PYQ ही है, कैसे आप इसको लिमिट को कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? ट्राई करके रखिए, ऑप्शन मार्क करके रखिए, हम सॉल्व करते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n प्लस 1 की पावर 1/3 n प्लस 2 की पावर 1/3, किसी भी तरह सीरीज तो निकाल सकते हैं, डिनोमिनेटर सेम है। मैं इसकी जनरल टर्म अगर r टर्म आपसे बोलूं, फर्स्ट टर्म में 1 2 3, तो n प्लस r रेज टू द पावर 1/3 अपॉन n रेज टू द पावर 4/3। क्लियर है क्या? अब हमें इसका सिग्मा कैलकुलेट करना है, सीरीज का सम निकालना है, तो मुझे r/n बनाना है। तो मैंने ऊपर से n कॉमन लिया, तो वह n की पावर 1/3 इंटू 1 प्लस r/n होल रेज टू द पावर 1/3 अपॉन n रेज टू द पावर 4/3। r इनिशियल 1 और फाइनल में n तक ये जा रहा है। अब मैं इसको बिल्कुल बढ़िया से हमारे इंटीग्रल में कैलकुलेट कर लेता हूँ, क्योंकि n की पावर 1/3 अपॉन n की पावर 4/3 से 1/n बचेगा, वो तो dx बन गया, r/n x हो गया, तो 1 प्लस एक्स की पावर 1/3 dx। लोअर लिमिट 1 थी, तो 1 को n से डिवाइड किया, n इन्फिनिटी जा रहा था तो 0, n को n से डिवाइड किया, n इन्फिनिटी जा रहा था तो 1 आ गई। तो दिस इज द वैल्यू विच वी हैव टू सॉल्व। कितना फास्ट देखिए आप सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने सही से r टर्म लिख ली। व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ दिस बेटा? 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4/3 अपॉन 4/3 एंड लिमिट विल बी 0 to 1। तो दैट इज 3/4, 1 रखेंगे तो 2 रेज टू द पावर 4/3 माइनस 1। तो 2 रेज पावर 4/3 3/4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 3/4। ऑप्शन नंबर 2 में आई थिंक ये लिखा हुआ है मल्टीप्लाई करके 3/4। सो सेकेंड ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलो ऑप्शन 2 करेक्ट। चलिए नेक्स्ट अगला ट्राई करिए बेटा फटाफट, जल्दी से सीरीज का। देखो डिनोमिनेटर सबका चेंज हो रहा है, सीरीज का सम तो नहीं निकाल सकते हैं, तो हम डेफिनेट इंटीग्रल का यूज करने की कोशिश करते हैं। पहले हम इसकी r टर्म लिख लेते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस n 2 प्लस n 3 प्लस n 4 प्लस n, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, तो r प्लस n हो गया। क्लियर है क्या? ये तो बहुत ही सिंपल लग रहा है यार। तो मैंने इसमें से क्या किया, इसका सम कैलकुलेट करने के लिए समेशन जब किया, r की वैल्यू चेक करी 1 से और लास्ट में 2n आया, तो इसका मतलब n तक जा रही थी, और n कॉमन ले लिया, तो 1/n इंटू 1 प्लस r अपॉन n में ये कन्वर्ट हो गया। तो बेटा 1/n जो होता है इट चेंजेस इनटू dx, r/n चेंजेस इनटू x, सो dx अपॉन 1 प्लस x, r इनिशियल 0 1/n से और n/n से 1 हो जाएगा। ठीक है, सो यू हैव टू इंटीग्रेट दिस विच बिकम्स log 1 प्लस x एंड लिमिट 0 to 1। तो बहुत सिंपल हो गया यार, 0 to 1 मतलब ln2 माइनस समथिंग, खत्म ही हो गया, ln2 आ गया। ln2 ऑप्शन 1 में लिखा है, दैट इज द राइट आंसर। क्लियर है क्या? देखिए कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलो भाई ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट पे हैं हम, 2-3 चीज़ें बची हैं। एक तो है रिडक्शन फॉर्मूलाज, इनडेफिनेट में भी आपने देखा होगा, उसी का डेफिनेट इंटीग्रल में कैसे यूज़ करेंगे, एंड एक फॉर्मूला है वॉलीज फॉर्मूला, वो भी देख लेते हैं। सो लेट्स से एक एग्जांपल है, I1 दिया हुआ है, देखिए पावर देखिए कितनी हैवी पावर है, कितनी ज़्यादा बड़ी पावर है। अब इतनी बड़ी पावर जब होगी तो बेटा अपन ऑफकोर्स इसका इंटीग्रल ऐसे तो करेंगे नहीं, तो ये होते हैं रिडक्शन फॉर्मूला, जिसमें बाई पार्ट्स वगैरह का यूज़ करके हमें I1 और I2 में आपस में ही रिलेशन फाइंड करना होगा। ठीक है,
I2 है 0 to 1, यही 1 माइनस एक्स की पावर कितना है 1 माइनस एक्स की पावर 50 होल रेस्ट पावर 101। तो अगर I2 अल्फा टाइम्स I1 है तो अल्फा कितना होगा, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम I2 इटसेल्फ, I2 से लेट से स्टार्ट करते हैं। I2 जो लिखा हुआ है वो बेसिकली लिखा हुआ है इंटीग्रल 0 to 1 माइनस हाँ 1 माइनस एक्स रेस्ट पर 50 की होल पावर 101 था, तो मैंने उसे एक 1 माइनस एक्स की पावर 50 इंटू 1 माइनस एक्स रेस्ट पर 50 रेस टू द पावर 100 लिख लिया, ठीक है क्या, dx। अब मैं इस वाले फैक्टर को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो दो इंटीग्रल्स में सेपरेट कर लेता हूँ, 0 to 1 माइनस एक्स रेस्ट पर 50 होल रेस टू द पावर 100 माइनस इंटीग्रल एक्स रेस टू द पावर 50 इंटू 1 माइनस एक्स रेस टू द पावर 50 होल रेस टू द पावर 100 dx। ये I2 चल रहा है ना, और ये अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये I1 के इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, यही तो वैल्यू I1 दे रखी थी, तो इसको इंटीग्रेट नहीं करना, इसको मैं I1 लिख लेता हूँ। क्लियर, पेज चेंज करता हूँ। I2 मेरे पास देखिए कितना आ गया, I2 हमारे पास आ चुका है I1 माइनस इंटीग्रल 0 to 1 एक्स की पावर 50 था ना, देखिए मैं उसको ऐसे लिख रहा हूँ, मैं अभी आपको समझाता हूँ मैं उसको x इंटू एक्स की पावर 49 क्यों लिख रहा हूँ। मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अब मुझे इसका इंटीग्रल सॉल्व करना ही पड़ेगा, और इतनी हाई पावर्स जब भी आती हैं इसके इंटीग्रल्स वगैरह सॉल्व करने के लिए हमें यूज़ करना होता है बाई पार्ट्स। तो बाई पार्ट में एक फंक्शन तो डिफरेंशिएबल फंक्शन और एक इंटीग्रल जिसको हम इंटीग्रेट करते हैं वो मानना होता है। तो मैं अगर इस वाले फंक्शन का मान लीजिए इंटीग्रल करना चाहता हूँ तो मुझे 1 माइनस एक्स की पावर 50 को कुछ तो मानना पड़ेगा, t या कुछ, तो इसका डेरिवेटिव मैं करूंगा तो उसमें एक्स की पावर 49 आएगा, तो इसलिए वो जो एक्स की पावर 50 बाहर था उसे मैंने x इंटू एक्स की पावर 49 में कन्वर्ट कर लिया, और इस फंक्शन को पूरे को मैं इंटीग्रेबल फंक्शन मान लेता हूं, और इस फंक्शन x को मैं डेरिवेटिव वाला फंक्शन मान के फिर बाई पार्ट्स इसमें यूज करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूं इसका इंटीग्रल होगा कितना। अगर मैं x की पावर 1 माइनस एक्स की पावर 50 को, जैसे मैंने बोला t अगर मैं एज्यूम करता हूं बच्चों, तो माइनस 50 x रेज टू द पावर 49 dx विल बिकम dt। सो x रेज टू द पावर 49 dx जो होगा वो माइनस 1/50 dt में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये जो इंटीग्रल होगा ये माइनस 1/50, इसका जो इंटीग्रल होगा वो कितना आ रहा है मैं पहले ही कैलकुलेट कर लेता हूँ ताकि मैं डायरेक्ट उसका इंटीग्रल की वैल्यू में रख दूंगा, माइनस 1/50 टाइम्स t रेज टू द पावर ऑफ 100 dt। क्लियर है क्या? सो दैट इज माइनस t रेज टू द पावर 101 अपॉन 50 इंटू 101, करेक्ट। तो 5050 में आ जाएगा, दैट इज माइनस 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 50 डिवाइडेड बाय 5050। दिस इज द वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल जो मैंने अलग से सॉल्व कर ली। जब मैं इस पूरे का इंटीग्रल करूंगा, करेक्ट, इसको मैंने t माना था तो t की पावर 100 था, x की पावर 49 माइनस 1/50 dt में कन्वर्ट हो गया था, तो इसका इंटीग्रल t की पावर 101 अपॉन, तो 101 इंटू 50 कर दिया तो 5050 हो गया, और t की जगह मैंने दोबारा से 1 माइनस एक्स की पावर 50 रख दिया, होल रेज पर 101। क्लियर? चलिए, तो अब मैं इसका करता हूं बाय पार्ट से इंटीग्रल। तो I2 इज इक्वल्स टू I1 माइनस, ब्रैकेट लगा लेते हैं, तो इसमें क्या होता है भाई, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, तो दैट इज x इनटू दिस वन, तो माइनस के साथ आ रहा है ये, माइनस यहाँ लगा लेते हैं, 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 50 होल रेज टू द पावर 101 डिवाइडेड बाय 5050 माइनस इंटीग्रल राइट। अच्छा, इसमें लिमिट भी डालनी है अपन को, एक मिनट रुक जाइए, इसमें लिमिट भी डालनी है हमको। इसमें हम लिमिट डालेंगे कहां से कहां तक बच्चों, 0 से 1 तक, माइनस इंटीग्रल 0 to 1 डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज एज इट इज इनटू इंटीग्रल ऑफ दिस, तो माइनस माइनस इट बिकम्स प्लस 1 अपॉन 5050 इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 50 होल रेज टू द पावर 101 dx। क्लियर है क्या? ये पूरा पार्ट बन जाएगा, ठीक है। सो I2 कम्स आउट टू बी I1 माइनस ब्रैकेट, इसमें आप पहले 1 रखे थे, तो 1 रखेंगे तो ये 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, और 0 पे 0, तो ये तो पूरा पार्ट 0 ही हो गया बेटा, प्लस 1 अपॉन 5050 इंटीग्रल 0 to 1 माइनस एक्स रेज पर 50 होल रेज पर 101। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो बेटा ये वाला जो पार्ट है क्या ये I2 के इक्वल हो गया कि नहीं हो गया?
तो मतलब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई I2 इज इक्वल्स टू I1 माइनस 1/5050 माइनस 1/5050 इंटू I2। लेट अस टेक I2 हेयर, तो LHS में जैसे ही ले जाएंगे और LCM ले लेंगे तो इट विल बिकम 5051/5050 I2 इज इक्वल्स टू I1। अब एक बार इनिशियल क्वेश्चन देखते हैं। इनिशियल क्वेश्चन में I2 इज इक्वल्स टू अल्फा I1 दिया हुआ था, तो इसका मतलब I2 इज इक्वल्स टू 5050/5051 I1 हो गया। तो ये जो हो गई ये वाली वैल्यू अल्फा के इक्वल आ गई। इसे हम कहते हैं रिडक्शन फॉर्मूला। रिडक्शन हम बाय पार्ट्स जनरली यूज करते हैं और एक टर्म से उसी से हम I1 I2 या जो भी इंटीग्रल्स दे रखे हैं उन इंटीग्रल्स को आपस में इंटर कन्वर्ट कर लेते हैं और वहां से हम फाइनल आंसर पे पहुंच जाते हैं। ये जब क्लिक करेगा जब आपको पावर्स जो है बहुत बड़ी पावर्स दिखेंगी, उन पर्टिकुलर केस में आपने इंडेफिनिट में भी जैसे किया होगा tan की पावर nx का इंटीग्रल, तो उसको tan स्क्वायर x इंटू tan की पावर n-2x करके in और in-2 में रिलेशन निकाले होंगे, वैसा ही ये भी कुछ सॉल्व होते हैं। ये देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 50/50 यही हमने सॉल्व कर दी। तो थोड़ा सा पेशेंस और ध्यान से करेंगे और बाई पार्ट्स ही इसमें जो है ट्रिक जो है बाई पार्ट्स के थ्रू ही इसमें प्रोसीड करना होता है। क्लियर है बच्चों? ओके बच्चों, लास्ट सब टॉपिक अब हमारा इसमें जो है वो है वॉलीज फॉर्मूला। ये भी बहुत यूजफुल है यार, फॉर्मूला बहुत फास्ट हो जाती है कैलकुलेशन। बेसिकली इसकी फॉर्मेट जो है वो आपको याद रखना है। अगर हम 0 से π/2 sin रेज टू द पावर nx इंटू कॉस इस पर mx dx इसका इंटीग्रल करना चाहते हैं, जहाँ n और m जो है इंटीजर्स है, तो हम डायरेक्ट इसका जो है रिजल्ट लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला है पावर n लेते हैं ऊपर, तो n-1 n-3 n-5 और जो भी पावर्स उनमें से ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करने हैं और तब तक करना है जब तक कि या तो 1 आ जाए या 2 आ जाए। ऐसे ही m-1 इंटू m-3 तब तक सब्ट्रैक्ट करना है जब तक कि 1 और 2 नहीं आ जाता। डिनोमिनेटर में इन दोनों को ऐड करना है m प्लस n और इवन नंबर्स, तो m प्लस n माइनस 0, m प्लस n माइनस 2, m प्लस n माइनस 4 तब तक करना है सब्ट्रैक्ट जब तक कि 1 और 2 नहीं आ जाता। और इंटू जो है k से मल्टीप्लाई करना है, जहां k की वैल्यू जो है वो π/2 होगी यदि m और n जो है दोनों इवन होने वाले। हाँ बेटा, m और n अगर दोनों इवन है तो k की वैल्यू होगी π/2 और उसके अलावा कोई भी केस है, दोनों ऑड है या एक इवन और एक ऑड है, तो k की वैल्यू को रखना है 1। चलिए आइए इसके बढ़िया से जो पहले हमसे एग्जांपल्स पूछे गए वो फटाफट से सॉल्व करते हैं। लेट से आपको ये इंटीग्रल सॉल्व करना है। आपने इसमें देखा कौन सा इंटरवल है, सिमेट्रिक इंटरवल, पर सिर्फ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, सिर्फ मतलब साइन एक्स और कॉस एक्स की ही पावर्स आपको इसमें ऑब्जर्व हो रही, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम इसको पहले मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। दैट इज इंटीग्रल -π/2 टू π/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा बेटा साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx। क्लियर है क्या? अच्छा, अब क्योंकि ये सिमेट्रिक इंटरवल है तो अगर मैं इसमें f ऑफ -x आपसे पूछूं तो देखिए माइनस साइन बाहर आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इधर से माइनस बाहर आएगा, तो मतलब ये पार्ट हो गया ऑड फंक्शन, तो इतने का इंटीग्रल तो हो गया 0। और ये वाला जो पार्ट है ये हो गया इवन फंक्शन, तो इसका मतलब मैं इसको 2 टाइम्स 0 टू π/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx लिख सकता हूं। अब क्योंकि मैं देख रहा हूं सिर्फ साइन और कॉस की पावर्स है इंटीग्रल और 0 से π/2 इंटीग्रेट करना है, तो क्या मैं इसमें डायरेक्टली वॉलीज फॉर्मूला लगा सकता हूं। दैट इज 2 टाइम्स k की वैल्यू कितनी होगी बेटा, इसमें 1 होगी क्योंकि दोनों इवन नहीं है, एक इवन है और एक ऑड है। अच्छा, अब हम को इसकी पावर में से ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करने होते हैं, तब तक करने होते हैं जब तक कि 1 या 2 नहीं आ जाए। तो ये आ जाएगा 2 - 1, अब आगे 3 से लेते हैं तो 3 - 1 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, यहीं रुक जाएंगे। डिनोमिनेटर में इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 - 2 करेंगे तो 3 आएगा और 5 - 4 करेंगे तो 1 आएगा। तो इसका वैल्यू फाइनली कितना हो गया बेटा, 2 × 1 × 2 अपॉन 5 × 3 × 1, दैट इज 4/15। 4/15 और इंटू 2, अच्छा ये 2 अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4/15 विल बी द फाइनल आंसर। क्लियर है? वॉलीज फॉर्मूला से ये इस टाइप के इंटीग्रल की कैलकुलेशन बहुत फास्ट आप कर सकते हैं। क्लियर? ये देखिए 4/15 आंसर था। चलिए एक और फटाफट से आप एग्जांपल इसमें ट्राई करिए। देखिए कैसे हम करना है इंटीग्रेट, 0 टू पाई एक्स साइन की पावर 5x इंटू कॉस इस पर 6x। अब यार ये इसमें वॉलीज फॉर्मूला के लिए थोड़े से फॉर्मेट में गड़बड़ है, 0 से π/2 होना चाहिए, यहाँ x भी नहीं होना चाहिए। तो पहले जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं जरा वो यूज करें।
तो क्या हम इसमें किंग प्रॉपर्टी, किंग ऑफ ऑल द प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ा, x को पाई माइनस एक्स से अगर रिप्लेस करते हैं, इसको मैं अगर i एज्यूम कर लूं तो जो मेरा इंटीग्रल होगा वो होगा 0 टू पाई माइनस एक्स. नाउ साइन पाई माइनस एक्स इज साइन एक्स ओनली, तो साइन रेज पर 5x, कॉस पाई माइनस एक्स इज माइनस कॉस एक्स, पर इवन पावर है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कॉस इज पर 6x ही रह जाएगा. अब मैंने इन दोनों को अगर ऐड कर दिया इंटीग्रल्स को, तो 2 टाइम्स ऑफ i, देखिए प्लस एक्स से माइनस एक्स वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, पाई कॉमन, 0 टू पाई साइन रेज टू द पावर 5 इंटू कॉस रेज टू पावर 6x dx. अब अगर मैं चेक करूं x को वापस से अगर पाई माइनस एक्स रखेंगे तो कोई चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब मैं क्वीन प्रॉपर्टी लगाकर एक 2 का जो फैक्टर है वो नीचे उतार सकता हूं. तो ये 2 पाई और इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 साइन रेज टू द पावर 5 इंटू कॉस रेज पर 6x dx में कन्वर्ट हो जाएगा. ये 2 कैंसिल हो गया, एक इवन है एक ऑड है, तो मैं वॉलीज फॉर्मूला लगा लेता हूँ इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू के लिए. k की वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी. अच्छा, ऊपर 5 माइनस 1 आएगा, फिर 5 माइनस 3 आएगा, आई स्टॉप बिकॉज दिस वैल्यू इज 2, देन 6 माइनस 1 आएगा, 6 माइनस 3 आएगा, 6 माइनस 5 आएगा, ये वैल्यू 1 हो गई. डिवाइडेड बाय, दोनों का ऐड करेंगे तो 11 में से फिर 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 11 में से फिर 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 11 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 11 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 11 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड विल स्टॉप हियर बिकॉज नाउ वैल्यू इज 1. सो फाइनल आंसर इज पाई, दिस इज व्हाट 4 into 2 into 5 into 3 into 1 divided by 11 into 9 into 7 into this is 5 and this is 11 by 8, 3 into 1. ठीक है, करेक्ट. तो 5 एक कैंसिल हो जाएगा, एक 3 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस बिकम्स 8 पाई अपॉन what is this 63 into 11 हमें करना है, तो that is 693, correct. So 693 that will be the final value I think जो हमारे को सॉल्व करके मिल रही है. Let us check 8 पाई बाई 693. देखिए वही इसमें भी यही सेम ट्रिक लगाइए, पहले किंग प्रॉपर्टी लगा के ऐड कर दिया, एक पार्ट कैंसिल हो जाएगा और बाकी जो बचा उसमें वॉलीज फॉर्मूला लगा दिया. सो दिस इज द सम ऑफ द क्वेश्चंस, एप्लीकेशन जिसका है वॉलीज फॉर्मूले का. तो बेटा ये हमने कुछ क्विक रिवीजन किया डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस का. आई होप आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा. आप बाकी और भी क्वेश्चंस जो PYQs जो हैं उनके थ्रू आप प्रैक्टिस करिए, एंड आई होप आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसमें आपको ज़रूर कोई ना कुछ अच्छा फ़ायदा होगा और अच्छे आपके मार्क्स उसमें आएंगे. थैंक यू. आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है. मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.